रीबर्थ ऑफ सीक्रेट डेविल लवर एपिसोड 17 एक महीने बाद मुंबई एयरपोर्ट। इस वक्त मुंबई एयरपोर्ट पर एक लड़की अपने ब्लू ड्रेस में और अपना लगेज लिए और गोद में एक छोटी सी बच्ची लिए खड़ी थी। वो छोटी सी बच्ची काफी ज्यादा क्यूट लग रही थी। उसने उसके सिर पर एक छोटा सा हेड पहन रखा था और इस वक्त वो टुकुर टुकुर चारों तरफ देख रही थी। वो लड़की भी चारों तरफ देखकर खुद से बोली, फाइनली 2 साल बाद मैं इंडिया वापस आ गई, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैं इस तरह से इंडिया वापस आऊंगी। इन सब के बीच में जो कुछ भी मेरे साथ हुआ उन सबको सोचकर मैं अब बस इतना चाहती हूँ कि जिस किसी ने भी मेरे साथ गलत किया है मैं उन सब से उनका बदला लूं। ये कहते हुए अमानत, जिसने पीहू को अपनी गोद में रख रखा था, वो अपना लगेज लेकर सीधे बाहर की तरफ बढ़ गई। जैसे ही बाहर पहुंची सामने ही राव्या खड़ी थी। राव्या अमानत को देखते ही मुस्कुरा कर बोली, अमानत फाइनली तुम इंडिया ही आ ही गई। ये कहकर वो आगे बढ़ी और अमानत को हक कर ली। अमानत ने भी मुस्कुराते हुए कहा, फाइनली मैं इंडिया वापस आ चुकी हूँ। तभी राव्या ने पीहू को प्यार से देखा। पीहू थोड़ी नींद में लग रही थी, जिस वजह से वो बार बार इधर से उधर अपना सिर घुमा रही थी। उसे देखकर राव्या ने अपना हाथ प्यार से आगे बढ़ाया और बोली, पीहू बेबी अपनी मासी की गोद में आओ, देखो आपकी मासी आपको बुला रही है। पीहू राव्या की आवाज सुनकर उसे टुकुर टुकुर देखने लगी और फिर तुरंत अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमाकर अमानत के सीने में चिपक गई। उसके इस हरकत को देखकर अमानत हल्के से मुस्कुरा दी। तो वही राव्या का मुंह बन गया। उसने चिढ़कर कहा, ये मेरे गोद में क्यों नहीं आ रही है? क्या तुमने इसे बताया नहीं कि मैं इसकी मासी हूँ? हमारी तो वीडियो कॉल पर बात होती थी ना, तब तो ये मुझसे बात करती थी। अभी सामने से ये मुझे एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रही है? अमानत ने मुस्कुरा कर कहा, तुम फिक्र मत करो, कुछ दिन तक ये तुम्हारे साथ रहेगी तो पहचान जाएगी। अभी ये तुमसे पहली बार फेस टू फेस मिल रही है, इसलिए ऐसा कर रही है। ये सुनकर फिर राव्या ने मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं, अब चलो हम घर चलते हैं। मैंने पीहू बेबी के लिए उसकी मनपसंद खीर बनाई है। ये सुनकर अमानत मुस्कुरा दी और फिर ड्राइवर कार में सामान रखने लगा। अमानत कार में राव्या के साथ बैठ गई। कार में बैठते ही राव्या ने कुछ सोचकर कहा, अमानत तुम यहाँ कैसे पहुंची? और तुमने अचानक से फैसला क्यों ले लिया कि तुम अब इंडिया आओगी? इसके जवाब में अमानत ने कहा, क्योंकि मैं वहां बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी। मुझे बस अपनी बेटी को लेकर सबसे दूर जाना था, लेकिन अब मैंने सोच लिया था कि मैं भागूंगी नहीं। 2 साल पहले जिसने भी मेरी जान लेने की कोशिश की थी, अब मैं इंडिया में रहकर उसका पता लगाऊंगी। तभी राव्या उसके गोद में मौजूद पीहू को देखकर बोली, लेकिन इन सब में पीहू का क्या होगा? और अगर मिस्टर विध्वंस को पता चला कि पीहू उनकी बेटी है, तब क्या तुमने सोचा है कि क्या होगा? ये सुनते अमानत ने गुस्से के साथ कहा, उन्हें पहले ही पता चल चुका है और मैं उन्हीं से ही भागकर यहाँ पर आई हूँ। ये सुनते ही राव्या शॉक्ड हो गई और शोक होकर बोली, वॉट, ये तुम क्या कह रही हो? आर यू सीरियस? कहीं तुम मुझसे मजाक तो नहीं कर रही? इसके जवाब में अमानत ने गुस्से के साथ कहा, नहीं, मैं कोई मजाक नहीं कर रही हूँ। मैंने तुमसे ये बात नहीं बताई, लेकिन इन 1 महीना से मैं मिस्टर विध्वंस की कैद में थी। उन्होंने मुझे और मेरी बेटी को अपने घर में कैद कर रखा था। वहां मैं बहुत मुश्किल से रह रही थी, लेकिन जैसे ही मुझे मौका मिला मैं अपनी बेटी को लेकर वहां से भाग निकली और मैं डायरेक्ट इंडिया आ गई। मुझे पता है कि वो मुझे आसानी से इंडिया में ढूंढ लेंगे, लेकिन जितने दिन मुझसे हो सकेगा मैं इतने दिन उनसे जरूर छुपूंगी और अपने कातिलों का पता लगाऊंगी, और मुझे पता इन सब में तुम मेरी हेल्प जरूर करोगी। ये सारी बातें सुनकर राव्या बहुत ज्यादा हैरान थी, लेकिन उसने तुरंत कहा, हाँ हाँ जरूर, मैं सब में तुम्हारी हेल्प करूंगी। तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो। और जहां बात रही कि विध्वंस धनराजगीर के पता होने की, तो मुझे इतना तो अच्छे से पता है कि वो बहुत जल्द तुम्हें ढूंढ लेंगे। लेकिन मुझे एक बात बताओ, क्या उन्होंने तुमसे एक बार भी कहा कि वो अपनी बेटी को एक्सेप्ट करेंगे? और साथ में तुम्हें भी? क्या उन्होंने तुमसे माफी मांगने की कोशिश की? क्योंकि 2 साल पहले उन्होंने ही तुम्हारी जान लेने की कोशिश की थी, तो क्या उन्होंने रिग्रेट दिखाए? ये सारी बातें सुनकर अमानत ने गुस्से के साथ कहा, यही तो प्रॉब्लम है उनकी, उन्हें कभी अपनी गलती समझ ही नहीं आती। मैंने कहा कि उन्होंने मेरी जान लेने की कोशिश की और वो कहते हैं कि ये झूठ है, उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। जबकि ये सच नहीं है। मुझे अच्छे से पता है उन्होंने ही ये सब कुछ किया था, और ये बात मैं यहाँ रहकर प्रूफ करूंगी और ये भी पता लगाऊंगी कि उनके साथ कौन कौन इस प्लान में शामिल था, और सबको सजा दिलवाऊंगी। क्योंकि अब डर कर जीना नहीं है, अब सबका खुलकर सामना करना है।
उसकी ये सारी बातें सुनकर राव्या ने कहा, मुझे तो समझ नहीं आता विध्वंस धनराजगीर, जब तुम्हारे पीछे 2 साल पहले पागलों की तरह पड़ा हुआ था तो फिर वो अचानक से तुम्हारे साथ ऐसा क्यों करने लगा। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। एटलीस्ट उससे तुम्हारी जान तो नहीं लेनी चाहिए थी, लेकिन तुम फिक्र मत करो, यहाँ मैं तुम्हारा पूरा सपोर्ट करूंगी, और यहाँ तो मेरे डैड भी है, और तुम्हारे खुद के डैड है। तुम्हें नहीं पता पर तुम्हारे डैड तुम्हें बहुत मिस करते हैं। वो तो तुम्हारी याद में बिल्कुल पागल हो चुके हैं। उन्होंने कंपनी जाना भी छोड़ दिया, पूरा बिजनेस अब अभिराज संभालता है। वो सिर्फ तुम्हारी याद में घर में पड़े रहते हैं। मुझे तो उन्हें देखकर बहुत बुरा लगता है और दिल करता है कि मैं उनसे तुम्हारी सच्चाई बता दूं, लेकिन तुमने अभी मना कर रखा है। लेकिन अब जब तुम इंडिया में हो तो तुम क्या अपने डैड से मिलने जाओगी। अपने डैड की ऐसी हालत को सुनकर अमानत को काफी बुरा लगा। उसने पीहू के बालों को सहलाते हुए कहा, शायद तुम ठीक कह रही हो, मुझे उनसे एक बार मिलने जरूर जाना चाहिए, क्योंकि अब जब मैं सब कुछ खुलकर कर रही हूं तो मैं उनसे नहीं छुप सकती। मुझे पता है कि डैड मुझसे बहुत प्यार करते हैं, बस वे राज की वजह से उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया था। लेकिन अब अगर मैं उनके पास जाऊंगी तो वो जरूर मुझे सपोर्ट करेंगे और मेरा साथ भी देंगे, इसलिए मैंने फैसला लिया है कि मैं कल ही डैड से मिलने जाऊंगी। ये सुनते ही राव्या के चेहरे पर स्माइल आ गई। उसने फिर गहरी सांस लेकर कहा, अब सब कुछ सेट है, तुम भी इंडिया में हो और अपनी पुरानी जिंदगी में वापस जा रही हो, लेकिन एक स्पेशल चीज हुई है हमारे पास। हमारी ये छोटी सी खरगोश आ गई है। ये कितनी ज्यादा क्यूट है। सच कहूं तो बिल्कुल अपने डैड की तरह दिखती है। मोस्टली इसकी आंखें जो बिल्कुल मिस्टर विध्वंस की तरह है, तभी ये बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है। उसकी ये बात सुनते ही अमानत की भौहें तन गई। उसने गुस्से के साथ कहा, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? क्या मैं खूबसूरत नहीं हूं? और मेरी बेटी मेरी तरह है, मिस्टर विध्वंस की तरह नहीं, इसलिए मेरी बेटी को उनसे कंपेयर करना बंद कर दो। अंडरस्को। ये सुनकर राव्या ने फिर जल्दी से कहा, ओके ओके, आई एम सॉरी। मुझे तो जो सच लगा मैंने वही कहा, लेकिन क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम यहाँ पर बिना बताए इंडिया चली आई तो वहां पर मिस्टर विध्वंस तुम्हारी याद में पागल हो गए होंगे और तुम्हें पागलों की तरह ढूंढ रहे होंगे, और कहीं ऐसा ना हो कि जब तुम मिलो तो वो वापस से तुम्हें कैद कर ले और फिर कभी तुम्हें अपनी कैसे जाने ना दे। राव्या की ये सारी बातें सुनकर अमानत के दिमाग में फिर से वही सब कुछ आने लगा। इन 1 महीना की कैद से वो बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी और उन सब को सोचकर उसने गुस्से के साथ कहा, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अब मैं उनकी कैद में नहीं आऊंगी, क्योंकि अब मैं अपने डैड से सब कुछ बता दूंगी और मेरे डैड जरूर मेरी हेल्प करेंगे। ये सारी बातें सुनकर फिर राव्या चुप हो गई। कुछ देर में कार राव्या के छोटे से अपार्टमेंट के बाहर रुकी। अमानत पीहू को लेकर और राव्या उसके लगेज को लेकर सीधे अंदर की तरफ बढ़ गई। इधर दूसरी तरफ लॉस एंजलिस विला में कांच का टेबल जोर से टूट गया। कांच पूरा जमीन पर बिखर गया और विध्वंस गुस्से से चिल्लाते हुए बोला, तुम ऐसा नहीं कर सकती मेरे साथ। तुम मुझे छोड़कर नहीं भाग सकती। तुम मुझे दोबारा से धोखा नहीं दे सकती। तुम्हें क्या लगता है तुम इस तरह मुझे छोड़कर जाओगी और मैं सिर्फ तुम्हें जाते हुए देखता रहूंगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, बल्कि इस बार की कैद जिंदगी भर की कैद होगी तुम्हारे लिए। यू जस्ट वेट एंड वॉच। तुमने इस टॉम एंड जेरी के खेल को कुछ ज्यादा ही सीरियस ले लिया है, लेकिन अब इस खेल को मैं असली टॉम एंड जेरी का खेल बनाऊंगा, जिसमें तुम मेरी कैदी होगी। अपने हाथ में शराब की बोतल पकड़े नशीली आवाज में जोर जोर से शैतान की तरह हंसने लगा। उसकी आंखें बेहद लाल थी, जिसमें गुस्सा भरा हुआ था, और वो उस शराब की बोतल का आखिरी घूंट पीकर उसे भी वही तोड़ दिया और गुस्से के साथ गुर्राया, सिर्फ 7 दिन है तुम्हारे पास, क्योंकि इन 7 दिनों के अंदर अंदर तुम्हारी रूह 7 जन्मों तक विध्वंस धनराजकर के कैद में कैद होने वाली है। ये कहते हुए विध्वंस एक बार फिर से शैतानी तरीके से हंसने लगा। इधर दूसरी तरफ रात का वक्त हो चला था। इस वक्त अमानत पीहू को फीड कर कर सुला चुकी थी। पीहू के हाथ में एक डॉल थी जिसे वो अपने आप से दूर नहीं कर रही थी, और उस डॉल को देखकर अमानत ने गुस्से के साथ कहा, मिस्टर विध्वंस की दी हुई डॉल को ये सारी रास्ते अपने सीने से लगाए हुई थे। इसने एक बार भी इस डॉल को खुद से दूर नहीं किया। पता नहीं क्या खास है इस डॉल में, मुझे तो ये बिल्कुल भी पसंद नहीं। अंडरस्को। ये कहते हुए उसने गुस्से के साथ पीहू के हाथ से उस डॉल को लेना चाहा, लेकिन पीहू के छोटे छोटे हाथ उस डॉल को बहुत कसकर पकड़े हुए थे, जैसे वो अपने डैडी के फर्स्ट गिफ्ट को किसी को देना ही नहीं चाहती थी। पीहू ने एक बार भी उस डॉल को नहीं छोड़ा, जिसे देखकर अमानत ने फ्रस्ट्रेटेड होकर कहा, बेटा अब आप सो रही हो, एटलीस्ट अब तो आप डॉल को छोड़ दो। अब आप उसे भी सोने दो। लेकिन पीहू ने कुछ नहीं कहा और उससे वो अपने सीने से लगाकर गहरी नींद में चली गई।
ये देखकर अमानत फिर से गुस्सा हो गई, लेकिन तभी पीछे से राव्या आते हुए बोली, अमानत रहने दो ना, वो उस डॉल को जब नहीं देना चाहती तो तुम क्यों जबरदस्ती कर रही हो। इसके जवाब में अमानत में गुस्से के साथ कहा, मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी के पास मिस्टर विध्वंस की दी हुई कोई भी चीज हो। ये सुनकर राव्या पीहू के पास आए और उसने देखा कि पीहू ने उस डॉल को अपने सीने से लगाया हुआ था, जिसे देखकर राव्या कुछ सोच में पड़ गई और बोली, अमानत क्या तुम्हें नहीं लगता कि शायद तुम्हें पीहू को और मिस्टर विध्वंस को एक दूसरे से दूर नहीं करना चाहिए। जहां तक मैं देख रही हूं पीहू कहीं ना कहीं अपने डैडी को मिस कर रही है। उसने अभी तक उस डॉल को खुद से दूर नहीं किया क्योंकि उसे मिस्टर विध्वंस ने दिया था, और वो जब से यहाँ आए है बहुत चुप चुप है, जबकि तुम मुझे बताती थी कि वो कभी चुप रहती ही नहीं थी। वो कुछ ना कुछ हमेशा बड़बड़ाती ही रहती थी, पर उसने यहाँ कुछ भी नहीं कहा। पता नहीं क्यों पर मुझे उसकी बहुत टेंशन हो रही है। उसने जब ये सब कुछ कहा तो अचानक से अमानत को भी कुछ एहसास हुआ और उसने कहा, पता नहीं क्यों पर मुझे भी ऐसा फील हो रहा है, लेकिन सब कुछ जल्दी ठीक हो जाएगा क्योंकि तुम्हें भी अच्छे से पता है कि मिस्टर विध्वंस एक अच्छे इंसान नहीं है। सबसे पहली बात तो वो एक गैम्बलिंग दुनिया के किंग है, अंडरवर्ल्ड से उनका लेना देना है। मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी अपने अंडरवर्ल्ड डैड के करीब रहकर बड़ी हो। मैं नहीं चाहती कि मिस्टर विध्वंस की गलत परछाई मेरी बेटी पर पड़े, इसलिए मैं उसे अपने साथ रखूंगी। कुछ दिन वो शायद मिस्टर विध्वंस को मिस करे, लेकिन बहुत जल्द वो उन्हें भूल जाएगी। तभी उन दोनों के कान में पीहू के कुछ बड़बड़ाने की आवाज गई, जिसे सुनकर एक पल के लिए वो दोनों कुछ समझ नहीं पाए। तभी अमानत ने धीरे से कहा, शायद इसे भूख लगी होगी क्योंकि ये नींद में अधिकतर ऐसे ही बड़बड़ाती है। लेकिन तभी राव्या ने कहा, नहीं, शायद कुछ और ही बड़बड़ा रही है। ये कहकर वो नीचे झुकी और पीहू की आवाज सुनाने लगी, और उसने जो सुनो वो सुनकर वो शॉक हो गई। अमानत ने उसे नासमझी में देखते हुए कहा, व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, क्या कह रही है वो। इसके जवाब में राव्या ने कहा, वो पापा बुला रही है। उसने प शब्द बोला और फिर डा शब्द भी बोल रही है। उसकी ये बात सुनकर अब अमानत हैरान थी, लेकिन दूसरे पल उसने गुस्से के साथ कहा, ये लड़की भी ना अभी सिर्फ 2 दिन ही हुए हैं इस मिस्टर विध्वंस से दूर हुए, अभी से ही ये उनके रंग में रंग गई। मैं इससे फिर से अपने आप में ढाल दूंगी, जैसे पहले ये मेरे साथ रहती थी बिल्कुल वैसे ही अभी रहेगी। हमें इसके बारे में इतना सोचने की जरूरत नहीं है। तुम भी जाओ, अब सो जाओ, मैं भी सो जाऊंगी क्योंकि कल मुझे डैड से भी मिलने जाना है। उसकी ये सारी बातें सुनकर राव्या ने फिर अपना सर हिला दिया। वो उससे दूर हो गई और बाहर जाते हुए बोली, कल जब अंकल तुम्हें देखेंगे तो वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाएंगे, कहीं उन्हें सदमा ना लग जाए। और जब वो अपनी बेटी की छोटी सी बेटी को देखेंगे तब तो वो और भी ज्यादा शॉक होंगे। मैं तो कल उनका रिएक्शन देखने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। ये सुनकर अमानत भी हल्के से मुस्कुरा दी और फिर राव्या वहां से चली गई। उसके जाने के बाद अमानत पीहू को अपने सीने से लगा ली और उसके बालों पर किस करते हुए बोली, बहुत जल्द मैं आपके जहां से मिस्टर विध्वंस की यादें मिटा दूंगी, आप बिल्कुल भी फिक्र मत करो। ये कहते हुए उसने भी अपनी आंखें बंद कर ली। अब कुछ ही देर में नींद में चली गई। अगली सुबह सुबह अमानत की नींद पीहू के जोर जोर से रोने से खुली। नींद खुलते ही अमानत जल्दी से चौंक कर बैठ गई। इस वक्त पीहू अपने डॉल को अपने सीने से लगाए अपने एक हाथ से अपने चेहरे को ढके जोर जोर से रोए जा रही थी। उसे इस तरह रोते देख अमानत ने जल्दबाजी के साथ कहा, बेटा क्या हुआ, आप ठीक तो हो, आप ऐसे रो क्यों रही हो। पीहू बस लगातार ही रोए जा रही थी। अमानत को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो अचानक से ऐसे क्यों रो रही थी। तभी उसे याद आया। उसने जल्दीबाजी के साथ कहा, ओ तो आपको भूख लगी है, मैं अभी आपके लिए कुछ लेकर आती हूँ, आप प्लीज रोना बंद करो, ठीक है। ये कर उसने उसे अपनी गोद में उठा लिया और उसे जल्दी से चुप करने की कोशिश करने लगी, और फिर वो उसे लेकर बाहर चली गई। कुछ ही देर में वो किचन में आई। उसने उसके लिए मिल्क शेक बनाए। मिल्क शेक पीहू का फेवरेट था। मिल्क शेक मिलते ही वो बहुत जल्दी चुप हो जाती थी, इसलिए अमानत ने उसे शांत करने के लिए सबसे पहले मिल्क शेक ही बनाया। उसने उसे मिल्क शेक दिया, लेकिन मिल्क शेक से उसने अपना मुंह फेर लिया। ये देखकर अब अमानत हैरान थी और उसने हैरानी के साथ कहा, बच्चे व्हाट हैपेंड, आपको तो ये पसंद है ना, आप इसे क्यों नहीं पी रहे हो। क्या हुआ आपको, आप ऐसे क्यों रो रहे हो। आप तो मम्मा को टेंशन दे रहे हो। लेकिन पीहू अभी भी जोर जोर से रोए जा रही थी। वो तो चुप होने का नाम ही नहीं दे रही थी। अमानत अब बहुत परेशान हो गई। तभी अपने कमरे से राव्या बाहर आते हुए बोली, व्हाट हैपेंड अमानत, क्यों रुला रही हो तुम मेरी पीहू को। वो बेचारी इतनी छोटी है अभी और ऊपर से इतनी क्यूट है, और तुम हो कि उसे जब देखो तब रुलाती रहती हो। क्या हुआ मेरी पीहू को।
राव्या पीहू के पास आए और प्यार से उसके गालों को सहलाने लगी, लेकिन पीहू के छोटे से गाल और छोटी सी नाक दोनों ही रो रो कर लाल हो गई थी। वो चुप नहीं हो रही थी, जिसे देखकर अमानत ने कहा, मैं इसे नहीं रुला रही हूँ क्योंकि मैं इसे चुप करने की कोशिश कर रही हूँ, पर ये कि चुप नहीं हो रही है। इससे पहले जब भी रोती थी तो मैं इस मिल्क शेक देती थी, तभी चुप हो जाती थी, पर अब देखो ना, ये मिल्क शेक भी नहीं पी रही है और ना चुप हो रही है, कहीं इसकी तबीयत तो नहीं खराब है। ये कहते हुए अमानत ने जल्दी से उसके टेम्परेचर को चेक किया। उसका टेम्परेचर हल्का गर्म था, जिसे देखकर राव्या ने कहा, इसे तो शायद हल्का फीवर है, पर अचानक से फीवर कैसे हो गया? इसीलिए शायद ये चुप नहीं हो रही है। अगर ऐसे ही चला रहा तो ये कमजोर हो जाएगी। बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव थी, अगर पीहू को हल्की चीख भी आती थी तो वो बहुत परेशान हो जाती थी। उसने पीहू को तुरंत अपने सीने से लगा लिया और बोली, बेबी आप पहले चुप हो जाओ, मम्मा आपको डॉक्टर के पास लेकर जाएगी, आप जल्दी से ठीक हो जाओगे, आपका ये फीवर छूमंतर हो जाएगा। लेकिन अभी भी पीहू रोए जा रही थी, वो बिल्कुल भी चुप नहीं हो रही थी। अब अमानत बहुत ज्यादा परेशान हो गई, उसने हर तरह से कोशिश कर लिया था पीहू को चुप करने की, राव्या को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी उसने कुछ सोचकर कहा, अमानत कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये अपने डैडी को मिस कर रही हो, इसलिए इससे फीवर भी हो गया है और इसीलिए कि रो रही है। जैसे ही अमानत ने ये सुनो, एक पल के लिए हैरान रह गई और हैरानी से पीहू को देखने लगी। जैसे ही अमानत ने राव्या के मुंह से ये बात सुनी, वो एक पल के लिए शॉक्ड हो गई। दूसरी पल उसने गुस्से के साथ कहा, राव्या तुमने फिर से मिस्टर विध्वंस का जिक्र किया। मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम उनका जिक्र नहीं करोगी, तुम्हें अच्छे से पता है कि मेरी बेटी उन्हें बिल्कुल भी मिस नहीं कर रही है, इसलिए बेवजह की बातें मत करो। ये कहकर वो पीहू को अपने गोद में उठाए और दूध की बोतल लेकर सीधे कमरे की तरफ चली गई। इधर राव्या उसकी सारी बातें सुन और उसे इस तरह से चाहते देख खुद से बोली, आखिर प्रॉब्लम क्या है? मैंने तो बस वही कहा जो सच है, क्या अमानत को दिखाई नहीं दे रहा कि उसकी बेटी इस वक्त अपने डैडी को कितना ज्यादा मिस कर रही है? कोई भी बेवकूफ इंसान भी पीहू को देखकर बता सकता है कि वो इस वक्त इतनी चुप क्यों है, क्योंकि वो अपने डैडी को मिस कर रही है। लेकिन अमानत तो शायद मेरी बात समझने के लिए तैयारी नहीं है। कोई बात नहीं, अब मैं भी इसके बारे में नहीं कहूंगी। ये कहते हुए वो सीधे अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। इधर कमरे में अमानत ने बहुत ही मुश्किल से पीहू को सुलाया था और इस वक्त पीहू गहरी नींद में सो रही थी। उसे सोते देख अमानत ने खुद से कहा, राव्या कुछ भी बकवास करती है, मेरी बेटी मिस्टर विध्वंस को मिस कर ही नहीं सकती। वो तो अभी कितनी छोटी है, उसे तो मिस्टर विध्वंस अब याद भी नहीं होंगे, उसे सिर्फ और सिर्फ उसकी मम्मा याद है। लेकिन तभी उसके कानों में पीहू के बड़बड़ाने की आवाज गई, जिसे सुनते ही एक बार फिर से अमानत के भाव बदल गए। पीहू एक बार फिर से डैडी शब्द बोल रही थी, जिसे सुनकर अमानत ने गुस्से के साथ कहा, क्यों? आखिर क्यों? मेरी बेटी क्यों उस इंसान का नाम बुला रही है? जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, मेरी बेटी को उस इंसान के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए, तो फिर आखिर वो ऐसा क्यों कर रही है? मुझे कुछ ना कुछ करना होगा, इस तरह से तो मैं इसे संभाल नहीं पाऊंगी और अभी मुझे इसे संभालना बेहद जरूरी है। ये सब कहते हुए उसने प्यार से उसका चेहरा सहलाया और बोली, बेबी आप फिक्र मत करो, मामा बहुत जल्द आपको आपके डैडी से मिलवाने ले जाएगी। हालांकि उसने ये कह दिया था, पर वैसा कुछ भी नहीं करने वाली थी। उसने मन ही मन दांत पीसकर कहा, अभी फिलहाल के लिए मुझे अगर पीहू को ठीक देखना है तो मुझे ऐसे झूठ बोलते होंगे, वरना मुसीबत हो जाएगी। ये कहते हुए उसने पीहू को ब्लैंकेट से कवर कर दिया और वहां से वॉशरूम में चली गई। कुछ देर बाद वो फ्रेश होकर बाहर आई तो राव्या ने उसके चेहरे को घूरते हुए कहा, तुम्हें क्या हुआ? क्या तुम परेशान हो? ये सुनकर अमानत ने अपने चेहरे को सहलाते हुए कहा, जब मैं ज्यादा स्ट्रेस लेती हूँ तो मेरा फेस लाल क्यों हो जाता है? राव्या ने कहा, ये कोई नया नहीं है, इससे पहले भी तुम्हारे फेस के साथ यही हाल होता था। इस वक्त अमानत का चेहरा लाल था और वो कभी समझ ही नहीं पाई थी उसका चेहरा अचानक से लाल क्यों हो जाता था। शायद वो ज्यादा स्ट्रेस लेती थी इस वजह से। लेकिन तभी राव्या ने कहा, ये सब कुछ छोड़ो, मैंने अभी अभी प्रणय अंकल से बात की। मैंने उन्हें अभी तक बताया नहीं है, लेकिन ये जरूर बता दिया है कि आज मैं वहां आने वाली हूँ। वो शाम तक बिजनेस ट्रिप पर चले जाएंगे जो कि आउट ऑफ कंट्री है, इसलिए हमें अभी के अभी जाकर उनसे मिल लेना चाहिए, वरना शायद तुम उनसे वापस मिल नहीं पाओगी। उसकी ये बात सुनते ही अमानत ने तुरंत कहा, मैं अभी के अभी अपने डैडी से मिलने जा रही हूँ। ये कहकर वो कमरे में चली गई। लेकिन तभी राव्या ने उसे रोकते हुए कहा, लेकिन अमानत पीहू का क्या होगा? क्या तुम पीहू को अपने साथ लेकर नहीं जाओगी?
इसके जवाब में अमानत ने कहा, नहीं अभी के लिए तो मैं उसे अपने साथ लेकर नहीं जा रही हूँ, क्योंकि अभी मुझे सिर्फ और सिर्फ डैड से मिलना है। मैं कल दूसरे दिन जाकर पीहू को उसके नानू से मिला दूंगी। उसकी ये बात सुनकर राव्या ने फिर अपना सर हिला दिया, जिसके बाद अमानत वहां से अकेले ही बाहर निकल गई। राव्या पीहू को संभालने वाली थी, इसलिए वो उसके साथ नहीं गई थी। इधर अमानत वहां से सीधे मल्होत्रा हाउस के लिए निकल गई। कुछ ही देर में उसकी टैक्सी मल्होत्रा हाउस के बाहर रुकी। अमानत अपनी टैक्सी से बाहर निकली तो वो घर को देखने लगी। उस घर को देखकर उसकी आंखों में नमी आ गई, क्योंकि वो घर था जहां पर वो पैदा हुई, जहां पर उसका बचपन बीता और जहां पर वो बड़ी हुई और जहां से उसकी शादी हुई, और एक तरह से यही से उसकी बर्बादी की भी शुरुआत हुई। वो अपने घर को देखकर इमोशनल हो गई थी और खुद से बोली, जब मैं 2 साल पहले यहाँ से गई थी तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं वापस इस जगह पर आऊंगी, लेकिन मैं एक बार फिर से अपनी इस जगह पर जहाँ आ गई जहाँ से इन सब की शुरुआत की थी, लेकिन इस बार सब कुछ अलग है। इस बार मैं खुद भी अलग हूँ। ये कहते हुए वो सीधे अंदर की तरफ बढ़ गई। अंदर जैसे ही गेट पर खड़े गार्ड ने अमानत को देखा, वो गार्ड तो बिल्कुल शॉक थे। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई भूत देख रहे हो। वो तुरंत डरते हुए दूसरे से बोले, ये अमानत मैडम है ना? क्या मैं सही देख रहा हूँ? इसके जवाब में दूसरे गार्ड ने कहा, हाँ मैं भी बिल्कुल सही देखता हूँ, ये अमानत मैडम ही है, लेकिन ये तो जिंदा है। हमें जल्द से जल्द बहुत इन्फॉर्म करना होगा। ये कहते हुए वो तुरंत अंदर की तरफ बढ़ गया और इधर अमानत चुपचाप चारों तरफ देखकर अंदर जा रही थी। 2 सालों में बहुत कुछ चेंज हो गया था। सारे एम्प्लॉइज भी चेंज हो गए और ये सब कुछ देखकर अमानत ने हल्की स्माइल के साथ कहा, यहाँ के अभी कुछ गार्ड चेंज हो गए हैं, इसलिए वो मुझे ठीक से पहचान नहीं पा रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, अब मैं यहाँ पर रहने लगूंगी तो आप सब मुझे पहचान जाएंगे। ये सारी बातें कहते हुए अमानत अंदर की तरफ निकल गई। वो अंदर जब पहुंची तो उसने देखा अंदर पहले से ही प्रणय सोफे पर बैठे लैपटॉप पर काम कर रहे थे और उनके साथ उनका असिस्टेंट बैठा हुआ था। दूर बेल की आवाज करने से प्रणय को अजीब सा एहसास हुआ और प्रणय ने खुद से कहा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कुछ होने वाला है। तभी असिस्टेंट ने कहा, बॉस आपकी तबीयत तो ठीक है ना? इसके जवाब में प्रणय ने कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं बस इतना जानता हूं कि जैसे कुछ तो होने वाला है, शायद अच्छा होने वाला है। ये सुनकर असिस्टेंट अभी कुछ कह पाता उससे पहले एक बार फिर से डोरबेल बजी। वापस डोरबेल की आवाज से प्रणय ने कहा, इस वक्त कौन आया होगा? तभी असिस्टेंट ने कहा, मैं अभी देख कर आता हूँ। जिसके बाद असिस्टेंट सीधे गेट की तरफ बढ़ गया। इधर प्रणय भी गेट की तरफ देख रहा था। इधर असिस्टेंट ने दरवाजा खोला, लेकिन दरवाजा खुलते ही सामने खड़ी अमानत को देखकर वो दंग रह गया। उसे एक पल के लिए अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। वो तुरंत अपने कदम पीछे लेते हुए बोला, आप वापस आ गई। प्रणय इधर उधर की तरह देख रहे थे, लेकिन उन्हें अमानत का चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। पर उन्होंने जैसे ही असिस्टेंट के मुंह से अमानत शब्द सुना, वो एक पल के लिए दंग रह गए। दूसरी पल वो अपनी जगह से उठे और जब उनकी नजर अमानत पर गई तब वो उसे देखते रह गए। इधर अमानत स्माइल के साथ अंदर आए और बोली, हेलो राजीव अंकल, कैसे हैं आप? राजीव को तो समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या जवाब दे। तो वही अमानत उनसे मिलने के बाद अब प्रणय की तरफ मुड़ी। प्रणय अभी भी बिल्कुल खामोश थे, जैसे उन्हें अपनी बेटी को इतने वक्त बाद देखकर एक सदमा लगा हो, क्योंकि 2 सालों से सभी को पता चल चुका था कि अमानत मर चुकी है, लेकिन अब अमानत इस तरह से जिंदा होकर सामने आई थी। प्रणय की आंखों में ना चाहते हुए आंसू आ गए। वो लगभग दौड़ते हुए सीधे अमानत के पास गए। अमानत अभी अपने मुंह से एक शब्द कह पाती उससे पहले ही प्रणय ने उसे अपने सीने से लगा दिया और अमानत भी उसके सीने से लगकर बिल्कुल चुप हो गई। प्रणय की आंखों से आंसू निकल आए। उन्होंने जल्दबाजी के साथ कहा, बेटा मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुम यहाँ मेरे सामने हो, लेकिन तुम यहाँ कैसे? मैं पिछले 1 महीने से तुम्हें ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। जब से मुझे पता चला कि तुम जिंदा हो तब से मैं तुम्हें हर रोज ढूंढने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तुम मुझे कहीं नहीं मिली, लेकिन आज तुम मेरे सामने आ गई। अमानत ने जैसे ही ये सुना कि प्रणय को पता था कि वो जिंदा है, वो एक पल के लिए शॉक्ड हो गई। प्रणय को तो यकीन नहीं हो रहा था कि इस वक्त वो अपने सामने अपनी उस बेटी को देख रहा था जिसे उसने 2 साल पहले ही मरा समझ लिया था, लेकिन उसे जब इसके बारे में पता था कि अमानत जिंदा थी तब उसने उसे चारों तरफ लॉस एंजलिस में ढूंढने की कोशिश की थी, पर अमानत का कहीं कोई अता पता नहीं था। वो बहुत ज्यादा परेशान हो गया था। उसने एक बार फिर से हार मान ली थी। उसने सोच लिया था कि शायद उसकी किस्मत में उसकी बेटी है ही नहीं,
लेकिन अब अमानत को अपने सामने देखकर उसकी आंखों से आंसू बहन निकले। उसने तुरंत अमानत को अपने सीने से लगा लिया और बहुत ही प्यार से बोले, बेटा बहुत बहुत शुक्रिया मेरी जिंदगी में वापस आने के लिए। तुम्हें नहीं पता लेकिन तुमने एक बाप के ऊपर कितना बड़ा एहसान किया है, मैं बता नहीं सकता इस वक्त मैं कितना ज्यादा खुश हूँ। अमानत को पता था कि इस वक्त प्रणय बहुत ज्यादा इमोशनल थे, लेकिन कहीं ना कहीं वो खुद भी इमोशनल थी। उसे पता था कि प्रणय उससे बहुत ज्यादा प्यार करते थे और सिर्फ विराज की वजह से ही उन्होंने उसके साथ वो सब कुछ किया था, इसलिए वो इस बात से इनकार नहीं कर सकती थी। वो इस तरह से प्रणय के सीने से लगी रही। लेकिन तभी वो प्रणय से अलग हुई और बोली, डैड कैसे हैं आप? इसके जवाब में प्रणय ने कहा, मेरा हाल मत पूछो क्योंकि तुम्हारे बिना तो मैं जिंदा लाश बन गया था, लेकिन अब तुम आ गई हो ना तो अब मैं फिर से जिंदा हो जाऊंगा। ये सुनकर अमानत ने प्यार से उनके आंसुओं को साफ किया और बोली, मुझे पता है कि मैंने आपको बहुत तकलीफ दिया है, लेकिन इसके लिए आई एम सॉरी। पर तभी प्रणय ना समझी में कहा, लेकिन बेटा मुझे अभी तक एक बात समझ नहीं आई, तुम जब जिंदा थी तो तुमने हमसे इसके बारे में बताना जरूरी क्यों नहीं समझा? तुम हम सबसे दूर लॉस एंजलिस में क्यों रहने लगी थी? ये सुनते अमानत ने अपना चेहरा नीचे झुकाया और बोली, एक्चुअली ये बहुत लंबी कहानी है। अभी के लिए मैं आपको इसके बारे में कुछ नहीं बता सकती, लेकिन अभी बस आप इतना समझ लीजिए कि मैं वापस आ गई हूँ और मुझे अब आपकी हेल्प की जरूरत है। मदद की बात सुनकर प्रणय ने ना समझी में कहा, किस चीज की मदद चाहिए तुम्हें? और तुम कब आए इंडिया? और तुम कहाँ रह रही हो इस वक्त? क्या तुम सीधे यहाँ पर आए हो? ये सुनकर अमानत ने अपना सर ना में हिला दिया और बोली, नहीं मैं अपनी दोस्त राव्या के पास हूँ। ये सुनते ही प्रणय ने गुस्से के साथ कहा, क्या ये तुम क्या कह रही हो? जब तुम्हारे पास तुम्हारा खुद का घर है, तुम्हारा बाप है और तुम्हारी फैमिली है, तो तुम अपने दोस्त के घर पर क्या कर रही हो? उनकी ये बात सुनकर अमानत ने कहा, एक्चुअली उस वक्त मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था और मैंने आपसे भी नहीं बताया था कि मैं इंडिया आ रही हूँ, इसलिए मैं राव्या के घर चली गई। पर आज सुबह ही मैंने सोच लिया था कि मैं आपसे जरूर मिलेगी, इसलिए मैं अब चली आए आपसे मिलने के लिए। उसकी ये बात सुनकर प्रणय ने गुस्से के साथ कहा, लेकिन तुम्हें डायरेक्ट मेरे पास आना चाहिए था, भले ही तुमने मुझे बताया हो या ना बताए हो। तुम मेरी बेटी हो, तुम्हारा हक है इस घर पर, इस जमीन जायदाद पर, तुम इस तरह से मुझसे दूर नहीं रह सकती। मैं अभी के अभी राव्या के पास फोन करता हूँ और तुम्हारे लगेज को यहाँ मंगवाता हूँ। ये सुनते ही अमानत ने तुरंत कहा, नहीं नहीं डैड अभी नहीं, अभी आप ऐसा नहीं कर सकते। इसके जवाब में गुस्से के साथ प्रणय ने कहा, लेकिन क्यों? मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकता? ये सुनकर अमानत ने कहा, क्योंकि मुझे राव्या से भी बात करना होगा और मैं ऐसे अचानक से उसका घर छोड़कर यहाँ नहीं आ सकती, लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, मैं बहुत जल्द यहाँ वापस आऊंगी और आपके लिए एक छोटा सा सरप्राइज भी है। सरप्राइज का नाम सुनकर प्रणय ने कहा, तुम मेरे लिए किसी सरप्राइज से कम नहीं हो, इसलिए तुम आ गई तो मेरे लिए वही काफी है, अब मुझे किसी सरप्राइज की जरूरत नहीं। ये सुनकर अमानत ने मुस्कुराकर कहा, आई नो, लेकिन अगर उस सरप्राइज को मैंने आपको दिखाया तो आप जरूर उसे बहुत पसंद करेंगे और शायद उसे खुद से कभी दूरी ना करें। ये सुनकर प्रणय ने अब ना समझी में कहा, तुम किस सरप्राइज की बात कर रही हो बेटा? मैं तुम्हारी बात नहीं समझ पाया। इसके जवाब में अमानत ने मुस्कुराकर कहा, इसके बारे में मैं कल आपको बताऊंगी और सिर्फ बताऊंगी नहीं, बल्कि आपको उससे मिलवाऊंगी भी। आई एम श्योर आप बहुत खुश होंगे, पर अभी के लिए मुझे आपकी हेल्प चाहिए। हेल्प की बात सुनकर प्रणय ने ना समझी कहा, तुम किस चीज की हेल्प चाहती हो मुझसे? इसके जवाब में अमानत ने कुछ सोचकर कहा, एक्चुअली मुझे कुछ सिक्योरिटी की जरूरत है। सिक्योरिटी का नाम सुनकर प्रणय और भी ज्यादा हैरान हो गए और हैरानी से बोली, बेटा आखिर तुम क्या कर रही हो? तुम मुझे कुछ तो बताओ। जब तक तुम मुझे कुछ नहीं बताओगी नहीं, तब तक मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम्हें सिक्योरिटी क्यों चाहिए और तुम क्या करने वाली हो? ये सब कुछ सुनकर अमानत ने कहा, फिलहाल के लिए मैं आपसे भी कुछ नहीं बता सकती, लेकिन आप बस इतना समझ लीजिए कि अभी मुझे सिर्फ और सिर्फ कुछ सिक्योरिटी की जरूरत है और आप मुझे वो दे दीजिए। ये सुनकर प्रणय ने कहा, ठीक है, तुम्हें जितने सिक्योरिटी चाहिए मैं उतने सिक्योरिटी तुम्हें दूंगा, लेकिन तुम वादा करो कि कल तुम इस घर में रहने के लिए आओगी। ये सुनकर अमानत ने मुस्कुराकर कहा, ऑल राइट डैड, जैसा आप चाहते हैं मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगी, आप फिक्र मत कीजिए। ये कहकर फिर वो वहां से जाने लगी। लेकिन तभी प्रणय ने कहा, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। ये सुनकर अमानत ने कहा, नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं चली जाऊंगी, आप अपना काम कीजिए, वैसे भी कल मैं आपके पास ही आने वाली हूँ।
ये सुनकर प्रणय ने कहा, बेटा मुझे तुम कुछ बदली हुई लग रही हो। ये सुनकर अमानत के कदम रुक गए और वो कुछ सोचकर बोली, आपने बिल्कुल ठीक कहा डैड, मैं बदल तो गई हूं और ये बदलाव मुझे पसंद है। ये कहकर वो वहां से सीधे बाहर की तरफ निकल गई। तो वही प्रणव उसे जाते देख खुद से बोले, नहीं बेटा तुम बहुत अलग तरह से बदल गई हो जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे नहीं पता तुम ऐसे क्यों हो गई, लेकिन तुम फिक्र मत करो, बहुत जल्द मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ पता लगा लूंगा। ये सब सोचते हुए तभी उसके दिमाग में कुछ आया और उसने तुरंत अपना फोन निकालते हुए कहा, मैंने अभिराज से तो इसके बारे में बताया नहीं। अभिराज को भी तो पता चलना चाहिए कि उसकी बहन वापस आ गई है, जिसे वो पिछले 1 महीने से पागलों की तरह ढूंढ रहा है। ये कहते हुए प्रणय मुस्कुराया और तुरंत अभिराज के पास कॉल डायल कर दिया। इधर दूसरी तरफ मल्होत्रा इंडस्ट्री में सीईओ केबिन में इस वक्त अभिराज लैपटॉप में लगातार काम कर रहा था। उसके चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशंस नहीं थे। तभी असिस्टेंट अंदर की तरफ आया और अपना थूक गटकते हुए बोला, बॉस मिस तियरा अपने कॉलेज के दोस्तों के साथ ट्रिप पर गई हुई है और सुनने में आया है कि उन्होंने अपना एक बॉयफ्रेंड भी बना लिया है। अचानक से अभिराज के चलते हाथ रुक गए। उसने गुस्से के साथ दांत पीसकर बोला, तो उस लड़की ने अपना बॉयफ्रेंड भी बना लिया। इसके जवाब में असिस्टेंट ने हिचकिचाते हुए कहा, जी बॉस, हमें कुछ वक्त पहले इसके बारे में खबर मिली है। अभिराज गुस्से के साथ असिस्टेंट को देखकर बोला, क्या तुम्हें पता है कि वो कब वापस आएगी? ये सुनकर असिस्टेंट में अपना सर हिलाते हुए कहा, जी आज शाम को ही उनकी कॉलेज की बस आने वाली है। इसके जवाब में अभिराज के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट आ गई। उसने असिस्टेंट को देखकर कहा, तुमको अब पता है कि तुम्हें आगे क्या करना है? ये सुनते ही असिस्टेंट की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई और उसने कहा, क्या? ये आप क्या कह रहे बॉस? क्या वाकई हम ऐसा कर सकते हैं? इसके जवाब में अभिराज ने कहा, मुझे ये करना है और तुम ही इसे करोगे, जितना कहा जाकर करो वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये सुनकर असिस्टेंट ने अपना सर हिला दिया और वो वहां से जाते हुए बोला, बॉस एक बार और उसके बारे में सोच लीजिए, क्योंकि अगर इसके बारे में धनरजगीर खानदान को पता चला तो प्रॉब्लम हो सकती है। अभिराज ने शैतानी मुस्कुराहट के साथ कहा, मुझे उसे धनराजगीर खानदान से फर्क नहीं पड़ता, मैं वही करूंगा जो मैं करना चाहता हूं। ये सुनकर फिर असिस्टेंट ने कुछ नहीं कहा, वहां से बाहर चला गया। इधर अभिराज अभी भी उसी तरह खामोशी के साथ बैठा था, लेकिन तभी उसका फोन बजा। उसने फोन देखा तो प्रणय का कॉल था। उसके कॉल को उसने पिक करते हुए बिना किसी भाव के साथ कहा, व्हाट हैपेंड डैड? उधर से प्रणय बहुत ही खुशी के साथ कहा, तुम्हारी बहन मिल चुकी है। ये सुनकर अभिराज ने कहा, ये बात तो मुझे 1 महीने पहले ही पता है, इसमें नया क्या है? इनफैक्ट मैं तो उसे अभी भी ढूंढ रहा हूं। लेकिन इसके जवाब में दूसरे ही पल प्रणय बेहद खुशी के साथ कहा, बेटा वो मिल गई है, इसका मतलब ये है कि वो इंडिया में है और वो आज घर आई थी मुझसे मिलने के लिए। मैंने उसे अपनी आंखों से जिंदा सामने देखा और वो कल से घर पर भी रहने के लिए आ रही है। जैसे ही अभिराज ने ये सुना उसके चेहरे के रंग उड़ गए और वो दूसरी पल अपनी जगह से खड़े होते हुए बोला, व्हाट, ये क्या कह रहे हैं आप? कहीं आपको दौरे तो नहीं पड़ रहे हैं डैड? क्योंकि जब से अमानत गई है तब से आप बहुत बहकी बहकी बातें करते हैं। ये सुनते ही प्रणय ने गुस्से के साथ कहा, मुझे पता है कि मैं उसके जाने के बाद बिल्कुल पागल बन गया था, लेकिन मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ, वो मुझसे मिलने के लिए आई थी और कल जब वो यहाँ रहने के लिए आएगी तब तुम खुद ही उसे देख लेना, तब तुम्हें मेरी बातों पर यकीन हो जाएगा। मुझे पता है अभी तुम मेरी बातों पर यकीन नहीं करोगे। ये कहकर गुस्से के साथ उसने कॉल कट कर दिया। तो वही ये सारी बातें सुनकर अभिराज के भाव पूरी तरह से काले पड़ चुके थे। उसने फोन को कसकर पकड़ा और बोला, क्या वाकई अमानत वापस आ गई है? अगर ये सच है तो फिर? कहते कहते वो रुक गया, क्योंकि अब उसके एक्सप्रेशन और भी ज्यादा डार्क हो गए। इधर दूसरी तरफ अमानत कुछ ही देर में अपार्टमेंट पहुंची। वो जब वहां अंदर गई तो उसे पीहू के रोने की आवाज सुनाई दी। उसके रोने की आवाज सुनते अमानत डर गई। वो जल्दी से अंदर गई तो इस वक्त सोफे पर पीहू बैठी अपने नन्हे नन्हे हाथों को अपने आंखों पर रखकर जोर जोर से रो रही थी। उसे तरह रोते देख अमानत ने कहा, पीहू बेटा आप रो क्यों रही हो? तभी किचन से राव्या अपने हाथ में दूध की बोतल लेकर आते हुए बोली, थैंक गॉड अमानत तुम आ गई। मैं सच में बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। मुझे पीहू के रोने से बहुत डर लगता है। इससे पहले मैंने कभी छोटे बच्चों को नहीं संभाला, इसलिए जब छोटे बच्चे रोना शुरू कर देते हैं तो मैं डर जाती हूँ, और पीहू तो अभी 1 ही साल की है।
वो तो ठीक से ना तो बोलना जानती है, ना ही ठीक से चलना जानती है, और वो गोद में भी नहीं रह रही थी। मैं तो बस तुम्हारे पास कॉल करने ही वाली थी, लेकिन तुम आ गई, अब जल्दी से पीहू को संभालो। ये कहकर उसने जल्दबाजी के साथ पीहू को उठाया और अमानत की गोद में दे दिया। तो वही अमानत ने तुरंत पीहू को अपने सीने से लगा लिया और प्यार से बोली, बेबी व्हाट हैपेंड, आप रो क्यों रही हो? क्या हुआ? इसके जवाब में पीहू ने जोर जोर से सिसक कर कहा, मम्मा डैडी डैडी। उसके मुंह से जोर जोर से डैडी शब्द सुनते ही अमानत और राव्या दोनों ही शॉक्ड हो गए। पीहू ने जब जिद करते हुए डैडी शब्द कहा तो ये सारी बातें सुनकर राव्या और अमानत दोनों एक दूसरे को देखने लगे। तभी राव्या ने गुस्से के साथ कहा, अमानत, मैंने तुमसे पहले ही कहा था वो अपने डैडी के बिना नहीं रह पाएगी। तुम्हारी जिद की वजह से उसे बुखार आया और अब देखो वो फिर से अपने डैडी के पास जाने की जिद कर रही है, अब तुम क्या करोगी? अमानत ने अब मन ही मन सोचा, क्योंकि उसे सच में नहीं पता था कि पीहू की ऐसी हालत हो जाएगी विध्वंस के बिना, जबकि उसे तो ऐसा लग रहा था कि इन 1 महीना में वो इतनी छोटी थी कि वो विध्वंस की सारी यादों को भुला देगी, लेकिन उसे नहीं पता था कि वो उसकी 1 साल की छोटी सी बच्ची अपने बाप के बिना इस तरह से तड़पेगी। लेकिन इस वक्त अमानत मजबूर थी। वो चाहकर भी विध्वंस के पास भी नहीं जा सकती थी, क्योंकि उसके पास जाने से विध्वंस उसे कैद कर लेता था। ना तो वो उसे कहीं बाहर जाने देता था और ना ही किसी से बात करने देता था। ऐसी जिंदगी वो बिल्कुल भी नहीं जी सकती थी। ये सारी बातें सोचकर अब अमानत ने गुस्से के साथ पीहू से कहा, पीहू, अगर आप अपने डैडी की जिद की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, आपके मम्मा पनिश करेगी। पीहू ने जब पनिशमेंट शब्द सुना तो उसकी बड़ी बड़ी आंखों में डर आ गया। उसने डरते हुए अपना छोटा सा सर जोर जोर से ना मिलाया। ये देखकर गुस्से के साथ अमानत ने कहा, राव्या, इसे मेरे सामने से लेकर जाओ, मुझे अभी इससे कोई बात नहीं करनी। ये अपनी मम्मा की मजबूरी नहीं समझती तो फिर ये आगे चलकर क्या मेरा साथ देगी? ये सुनकर राव्या ने कहा, अमानत देखो, सेंटिमेंटल होने की जरूरत नहीं है। वो अभी बहुत छोटी है, उसे अपने डैडी की जरूरत है, इसलिए वो ऐसा कर रही है। तुम्हें इस तरफ से नाराज नहीं होना चाहिए। अगर तुम नाराज हो जाएगी तो उसे कौन संभालेगा? ये सुनकर अब अमानत खुद को कंट्रोल नहीं कर पाई, उसकी आंखों से आंसू निकला और उसने रोते हुए कहा, तो तुम ही बताओ मैं क्या करूं? कहां से लाकर दूं इसके डैडी को? अगर ये इसी तरह कुछ खाएगी पाएगी नहीं तो बीमार हो जाएगी। क्या इसे नहीं पता है कि इसके अलावा मेरे पास कोई नहीं है? अगर इसे कुछ हो गया तो मैं खुद भी जिंदा नहीं रह पाऊंगी। उसे इस तरह हेल्पलेस होते देख राव्या ने उससे हक कर लिया और उसे शांत करते हुए बोली, पहले तुम शांत हो जाओ। तुम्हारी ऐसी हालत देखकर मुझे बहुत बुरा लग रहा है, प्लीज। तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है, मैं कुछ करती हूँ, मैं इसका मन बहलाती हूँ। इधर पीहू अभी भी उसी तरह डैडी की जिद लगाकर रोए जा रही थी। उसे सिर्फ और सिर्फ उसके डैडी चाहिए था। उसके अलावा और कुछ भी सुनना या समझना नहीं चाहती थी और अमानत इस वजह से बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गई थी। तभी राव्या ने पीहू को अपनी गोद में उठाया और बोली, पीहू बेबी, आपको पता है मैं आपके लिए एक डॉल लेकर आई थी और वो डॉल बोलती भी है, वो आपसे बातें भी करेगी, आप चलो मैं उसे आपको देती हूँ। ये कहकर वो उसे किसी तरह बहला फुसला कर अपने कमरे में लेकर चली गई। इधर उसके जाने के बाद अमानत ने अपने सिर पर हाथ रख लिया और गुस्से से बोली, अमानत, क्या हो गया है तुम्हें? तुम इस तरह से अपनी बेटी पर क्यों नाराज हो रही हो? उसकी क्या गलती है सब में? वो भी इतनी छोटी है कि वो कुछ समझ भी नहीं सकती, लेकिन इसमें मैं क्या करूं? मैं बहुत ज्यादा फर्स्ट डेट हो चुकी हूं, क्या क्या सोचा था और क्या हो गया? अभी वो ये सब सोचकर परेशान थी कि तभी उसका फोन बजने लगा। इस वक्त अपने फोन को रिंग होते देख अमानत को कुछ समझ नहीं आया। उसने अपना फोन उठाया तो फोन पर जैसे उसने अननोन नंबर देखा वो एक पल के लिए चुप हो गई, क्योंकि जब भी उसके पास अननोन नंबर से कॉल आता था तब भी कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर होती थी। उसने थोड़ा हिचकिचाते हुए कॉल पिक किया तो उधर से एक भारी आवाज आई, तुम्हें क्या लगता है तुम मुझसे इस तरह से भागेगी और चुप कर कहीं बैठ जाओगी तो मैं तुम्हें ढूंढ नहीं पाऊंगा? विध्वंस की आवाज सुनते ही अचानक से अमानत हैरान रह गई। उसने तुरंत उस नंबर को देखा और वो बिना आगे कोई भी बात सुन जल्दी से उसे फोन को कट कर दी और अपने फोन को खुद से दूर फेंकते हुए बोली, मैं सपना तो नहीं देख रही हूँ? क्या फिर सच में मैं अभी भी कॉल पर विध्वंस की आवाज सुनी? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उन्हें मेरा नंबर कहाँ से मिला? मैंने तो नई सिम ले ली थी और अपना पुराना फोन भी फेंक दिया था, तो फिर मिस्टर विध्वंस के पास मेरा नया नंबर कहाँ से आया? आखिर मिस्टर विध्वंस कैसे मुझे हर बार ढूंढ लेते हैं? इस बार मैं उनकी कैद में नहीं जा सकती। अमानत को सबसे बड़ा डर विध्वंस का ही था।
क्योंकि 1 महीना में विध्वंस ने उसे वहां पर जेल में कैद कर दिया था। वो जेल जहां उसे सिर्फ खाने पीने के लिए मिलता था, बस इसके अलावा वो ना तो बाहर की दुनिया देख पाती थी, यहाँ तक कि वो कभी ना तो सनराइज देख पाती थी और ना ही सनसेट देख पाती थी। इन सब से वो बहुत ज्यादा परेशान थी, इसीलिए वो उसके हाथ से भागी थी। लेकिन वापस से विध्वंस की आवाज सुनकर अमानत के दिमाग में फिर से उसका अतीत आ गया। उसने घबराते हुए कहा, अब मैं क्या करूं, क्या मुझे यहाँ से भी भाग जाना चाहिए? लेकिन अब मैं भागकर कहाँ जाऊंगी? तभी उसके दिमाग में उसके डैडी का ख्याल आया और उसने तुरंत कहा, मैं तो भूल ही गई थी, मैंने डैडी से गार्ड के लिए कहा था और शायद मुझे अब गार्ड भी मिल जाएंगे। हाँ, मैंने बिल्कुल ठीक कहा, मुझे डरने की जरूरत नहीं है। मेरे पास गार्ड से मिस्टर विध्वंस मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। वहां उन्होंने इसलिए मुझे कैद कर रखा था क्योंकि वहां मेरे डैडी नहीं थे, यहाँ मेरे डैडी है और अभिराज भी तो है, वो भी तो मुझे कितना सपोर्ट करता है। वो अलग बात है कि मैं उसे अपना भाई नहीं मानती, लेकिन वो मुझे बहुत प्यार करता है, वो भी मुझे सपोर्ट करेगा। ये सब कुछ सोचकर अब अमानत के चेहरे पर एक स्माइल आ गई और फिर उसने गहरी सांस लेकर कहा, मैं भी ना बेवजह ही परेशान हो जाती हूँ मिस्टर विध्वंस से, मुझे डरने की जरूरत नहीं है। ये सब सोचते हुए वो फिर कमरे में आई। उसने देखा कि राव्या ने पीहू को सुला दिया था, जिसे देखकर उसने फिर राव्या से कहा, थैंक यू सो मच राव्या, तुमने फाइनली पीहू को सुला दिया। इसके जवाब में राव्या ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हें क्या लगता है, क्या मुझे भी आप शादी करके बच्चे कर लेना चाहिए? क्योंकि जब मैं पीहू जैसी इतनी जिद्दी बच्ची को इतने अच्छे से हैंडल कर सकती हूँ तो मैं अपने बच्चों को कितने प्यार से हैंडल करूंगी ना। उसकी ऐसी बात सुनकर अमानत उसे घूरने लगी और बोली, देखो मैं तुम्हें अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ। तुम्हें ना तो शादी करनी चाहिए और ना ही बच्चे पैदा करने चाहिए। हालांकि मुझे मेरी बेटी से बहुत प्यार है और मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही थी। ये सुनकर राव्या ने मुंह बनाकर कहा, दुनिया में सिर्फ एक इंसान से प्यार किया था मैंने, जो कि अभिराज था, तुम्हारा भाई, लेकिन देखो ना, उसे भी किसी दूसरी लड़की से प्यार हो गया और अब तुम्हें लगता है सारी जिंदगी सिंगल ही रहूंगी और सिंगल ही मरूंगी, क्योंकि उसके अलावा मैं अब किसी से प्यार नहीं कर सकती। विस्मय आदिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। उसकी ये बात सुनकर अब अमानत ने उसे समझाते हुए कहा, यू नो वॉट, जिंदगी में जो होता है, कभी कभी हमें बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो अक्सर अच्छे के लिए होता है। अब अगर तुम्हें अभिराज नहीं मिला तो जरूर भगवान ने तुम्हारे लिए कुछ अच्छा सोच रखा होगा और शायद तुम्हें अभिराज से भी कोई अच्छा लड़का मिले जो तुम्हें समझ, तुम्हें सपोर्ट करे, क्योंकि तुम बहुत अच्छी हो और भगवान अच्छे के साथ अच्छा ही करता है। उसकी ये सारी बातें सुनकर राव्या ने उदासी के साथ कहा, लेकिन मुझे तो सिर्फ अभिराज ही चाहिए था। तुम्हें क्या लगता है, क्या अभिराज एक अच्छा इंसान नहीं है जो भगवान ने मुझे अभिराज को नहीं दिया? ये सुनकर अमानत ने कहा, तुम्हें तो पता है कि वो मेरा सौतेला भाई है, लेकिन सच कहूं तो सौतेला भाई होने के बावजूद भी उसने मुझे सगी बहन की तरह प्यार दिया था। इस बात से मैं इनकार नहीं कर सकती कि वो एक अच्छा इंसान है, लेकिन क्या पता भगवान ने तुम्हारे लिए इससे भी अच्छा सोचा हो। ये सुनकर फिर राव्या ने कहा, ओके ऑल राइट, मैं समझ गई। अब तुम भी सो जाओ, कल तुम्हें अपने घर में शिफ्ट होना है, अब मैं भी जा रही हूँ सोने। ये सुनकर अमानत ने अपना सर हिलाया दिया, जिसके बाद वो बेड पर आए और उसने पीहू को अपनी बाहों में भर लिया। पीहू ने अपना छोटा सा सर क्यूटली अपनी मम्मा के सीने में घुसा लिया। ये देखकर अमानत के चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई। उसने भी उसके सर पर किस करते हुए कहा, मम्मा को माफ कर दो, आई नो मम्मा ने आपके साथ आज रूड बिहेव किया, लेकिन अपने मम्मा को थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड कर दिया था। बट आई प्रॉमिस अब वो ऐसा कभी नहीं करेंगे, और वैसे भी कल आप अपने नानू के घर जा रहे हो, जब आप नानू से मिलोगे तो जरूर अपने डैडी को भूल जाओगे और वहां आपके मामा जी भी होंगे, वो भी आपसे बहुत प्यार करेंगे। ये सब सोचते हुए उसने अपनी आंखें बंद कर ली। अगली सुबह सुबह का वक्त था और अमानत पीहू को रेडी करके और अपना लगेज लेकर राव्या के साथ अपार्टमेंट से बाहर निकली। तभी राव्या ने कहा, मुझे खुशी हो रही है कि तुम फाइनली अपनी जिंदगी में वापस जा रही हो। इसके जवाब में मुस्कुराते हुए अमानत ने कहा, लेकिन तुमने अभी तक मेरी जितनी भी हेल्प की है उसके लिए थैंक यू सो मच। ये सुनकर राव्या ने मुंह बनाकर कहा, क्या मैं कोई दूसरी हूं जो तुम मुझे थैंक यू बोल रही हो? हम दोनों तो बचपन के बेडीज हैं, हमारे बीच ऐसे थैंक यू और सॉरी नहीं होना चाहिए। ये सुनकर अमानत मुस्कुरा दी और फिर वहां पर टैक्सी आकर रुकी। तभी राव्या ने प्यार से पीहू को देखकर कहा, पीहू बेबी बाय बाय, मासी आपसे घर जरूर मिलने आएगी। पीहू ने अपने बड़ी बड़ी पलकों को झपकाते हुए कहा, मौसी मिस यू।
उसकी ये बात सुनकर राव्या बहुत ज्यादा इमोशनल हो गई और बोली, और मेरा बच्चा मुझे मिस करेगा तब तो मासी कल ही आपसे मिलने आएगी। ये सुनकर पीहू, जिसके एक हाथ में डॉल थी और दूसरे हाथ में चॉकलेट था, वो जोर जोर से तालियां बजाने लगे और खिलखिलाकर हंसने लगी। उसकी हंसी देखकर राव्या और अमानत दोनों ही मुस्कुरा दिए। इसके बाद फिर राव्या ने उनके लिए टैक्सी का दरवाजा खोला और अमानत पीहू के साथ टैक्सी में बैठ गई। कुछ ही देर में टैक्सी वहां से निकल गई। इधर दूसरी तरफ इस वक्त तियारा कॉलेज के अंदर एक हैंडसम से लड़के के साथ मुस्कुराते हुए जा रही थी, लेकिन अभी वो जा पाती उससे पहले ही कोई उसके रास्ते में आकर खड़ा हो गया। अचानक से अपने रास्ते में लंबे चौड़े इंसान को देखकर तियारा रुक गई, लेकिन उस इंसान के चेहरे को देखते ही उसके चेहरे पर गुस्सा आ गया। तो वहीं वो लड़का भी उस आदमी को देखकर ना समझी में बोला, एक्सक्यूज मी, कौन है आप? अभिराज ने उस लड़के को ऊपर से नीचे तक देखा और गुस्से से बोला, यही सवाल मैं तुमसे भी कर सकता हूँ, कौन हो तुम और मेरी गर्लफ्रेंड के साथ क्या कर रहे हो? वो लड़का हैरान हो गया और हैरानी से तियारा को देखकर बोला, तियारा व्हाट हैपेंड? ये सब कब हुआ और ये तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड क्यों बता रहा है? वही तियारा ने जब अभिराज के मुंह से ऐसी बात सुनी तो वो गुस्से से दांत पीसकर बोली, अभिराज क्या हमने ब्रेकअप नहीं कर लिया था 1 महीने पहले? तो फिर अब तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हो? अभी के अभी मेरे रास्ते से हट जाओ वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उसकी ये बात सुनकर गुस्से के साथ अभिराज ने कहा, ब्रेकअप तुमने मुझसे किया था, मैंने तुमसे नहीं। अभी भी तुम मेरी हो और मैं तुम्हारा हूं, तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकती, गॉट इट? ये सुनते ही तियारा हैरान हो गई और वही वो लड़का भी हैरानी से तियारा और अभिराज को देखने लगा। तभी तियारा ने गुस्से के साथ कहा, अभिराज व्हाट्स रॉन्ग विद यू? तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम क्यों जबरदस्ती मुझे अपना बनाने की कोशिश कर रहे हो? हमने 1 महीने पहले ही एक दूसरे के साथ ब्रेकअप कर लिया था। ये सुनते ही अभिराज ने भड़कते हुए कहा, तुमने ब्रेकअप किया था मेरे साथ? मैंने तुमसे नहीं किया था, इसलिए जो तुम नए नए लड़कों को अपना बॉयफ्रेंड बना रही हो, ये बनाना बंद कर दो वरना तुम्हारे लिए मुझसे बुरा कोई नहीं हो सकता। ये कहकर उसने गुस्से के साथ उस लड़के के हाथ से तियारा के हाथ को छुड़ा लिया। तो वहीं ये देखकर तियारा ने दांत पीसकर कहा, अभिराज क्या कर रहे हो तुम? वो मेरा बॉयफ्रेंड है, मैं उससे प्यार करने लगी हूँ, मैं उसके बिना नहीं रह सकती, तुम चले जाओ यहाँ से और जाओ जाकर अपनी नई नई बिजनेस पार्टनर्स के साथ वक्त बिताओ। यही नाम देते हो ना तुम उन्हें, तो उन्हीं के पास जाओ। ये कहकर उसने अभिराज को दूर धक्का दे दिया और वो उस लड़के के हाथ को पकड़कर बोली, निशांत चलो हम अब कॉलेज चलते हैं और उसके बाद हम आज रात रोमांटिक डिनर डेट पर भी चलेंगे। वो दोनों जाने लगे तो अभिराज ये देखकर गुस्से से आगे बढ़ा और वापस से तियारा के कलाई को पकड़कर बोला, तियारा तुम क्यों मेरे गुस्से को बढ़ा रही हो? तुम्हें पता है ना कि तुम मेरी हो और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुम्हें इस तरह किसी दूसरे लड़के के साथ नहीं देख सकता और तुम्हें अगर ऐसा लग रहा है कि मैं अपनी नई नई बिजनेस पार्टनर्स के साथ सेट करता हूं तो ये तुम्हारी गलतफहमी है। तुम अपने बच्चों जैसा बिहेव को ठीक नहीं करती और ऊपर से मुझे हमेशा कहती रहती हो कि मैं दूसरी लड़कियों के साथ सेट करता हूं। तुम जब देखो तब मेरे ऊपर शक करती रहती हो। तुम बहुत ज्यादा पजेसिव हो मुझे लेकर और इतनी पजेसिवनेस मुझे पसंद नहीं। ये सारी बातें सुनते ही अब तियारा को बहुत ज्यादा गुस्सा आया। उसने गुस्से के साथ चिल्लाते हुए कहा, ओ रियली, तो मैं पजेसिव हूं तुम्हारे लिए? तुम ये कहना चाहती हो कि अगर एक लड़की प्यार में पजेसिव होती है तो वो बच्चों जैसा बिहेव करती है? मिस्टर अभिराज मल्होत्रा, आखिर तुम खुद को समझते क्या हो? तुम्हें क्या लगता है तुम हमेशा मेरे साथ ऐसा बिहेव करोगे और मैं बस देखती रहूंगी? मुझे पता है कि मैं तुम्हारी जितनी बड़ी नहीं हूं और ना ही तुम्हारी तरह समझदार हूं, लेकिन मेरे पास इतना दिमाग तो है कि अगर मैंने एक इंसान से प्यार किया तो मैं सिर्फ उसी के करीब जाऊं और उसी को टच करूं और उसी के साथ जो मर्जी है वो करूं, ना कि हर दूसरी लड़कों के साथ घूमूं। और ये सब कुछ सिर्फ तुम ही कर सकते हो, मेरे अंदर ऐसी कैपेबिलिटी नहीं है। लेकिन हाँ, मैं अब तुमसे अलग हो गई हूं। अब मेरी मर्जी, मैं चाहे जो करूं। ये कहकर उसने फिर से निशान के हाथ को पकड़ा और बोली, चलो निशान, हम यहाँ बेफिजूल के लोगों के साथ बहस करके अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ये कहकर वो निशान को लेकर वहां से चली गई। तो वही अभिराज उसकी ये सारी बातें गुस्से के साथ सुनता रह गया। उसने दांत पीसकर कहा, तुम बहुत बड़ी गलती कर रही हो, इसके लिए मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मैं तुम्हें जरूर सजा दूंगा, तुम बस देखते जाओ मैं तुम्हारे साथ अब क्या करता हूँ। ये कहकर वो वहां से चला गया। इधर टैक्सी काफी तेज रफ्तार के साथ चल रही थी।
पीहू अमानत के गोद में सो चुकी थी और अमानत भी बस चुपचाप विंडो से बाहर देख रही थी। लेकिन तभी अचानक से उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसके टैक्सी का पीछा कर रहा हो। उसने अपनी नजर दूसरी तरफ घुमाया और जैसी उसने पीछे की तरफ देखा वो हैरान रह गई और हैरानी से बोली, ये इतनी सारी कार्स इस टैक्सी के पीछे क्यों आ रही है? और फिर तभी देखते ही देखते हैं वो कार्स टैक्सी के आगे आकर रुक गई, जिसके साथ टैक्सी भी रुक गई। अमानत ये देखकर हड़बड़ी के साथ बोली, क्या हुआ अंकल, आपने टैक्सी क्यों रोक दिया अचानक से? तभी उस आदमी ने कहा, पता नहीं मैडम, लेकिन ये सारे लोग कहां से आ गए और ये हमारे रास्ते में खड़े हैं, हम आगे कैसे जाएंगे? ये सुनते अमानत ने कहा, मुझे लगता है कि ये कोई बदतमीज होंगे, अब किसी दूसरे रास्ते से लेकर चलिए। क्योंकि अमानत को डर लग रहा था, इस तरह उन कार्स का बीच में आकर रुकना एक अजीब सी घबराहट महसूस हो रही थी। उसने खुद से पीहू को देखकर कहा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कुछ तो होने वाला है, लेकिन क्या? पर कुछ भी हो, मुझे मेरी बेटी के लिए डर लग रहा है। मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये सब सोचते हुए उसने किसी तरह खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन तभी उस कार से कई सारे गार्ड बाहर निकल कर आए। उनका गार्ड को देखते ही अमानत को और भी ज्यादा डर लगने लगा। उसने डरते हुए कहा, कहीं ये सारे गार्ड मिस्टर विध्वंस ने तो नहीं भेजे हैं? मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद उन्हें पता चल गया होगा कि मैं इसी रास्ते से जा रही हूँ, और इसीलिए उन्होंने ये सारे गार्ड मुझे शायद किडनैप करने के लिए भेज दिए हैं। ओ नो, अब मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये कहते हुए वो तुरंत डरते हुए टैक्सी वाले से बोली, अंकल प्लीज कुछ भी कीजिए, लेकिन यहाँ से टैक्स लेकर चलिए, कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी प्लीज अंकल। लेकिन वो टैक्सी वाला कुछ कह पाता उससे पहले ही वो सारे गार्ड उसके आसपास आकर खड़े हो गए और बोले, अभी के अभी बाहर निकलो। टैक्सी वाला पहले ही डर चुका था, वो तुरंत बाहर निकल गया। इधर अमानत अब समझ गई थी कि ये सब कुछ विध्वंस ने ही करवाया था। वो तुरंत दूसरी तरफ से बाहर निकली और पीहू को अपने गोद में लेकर दौड़ने लगी। वो अपनी पूरी ताकत से दौड़ रही थी, बस यहाँ से भाग जाना चाहती थी, लेकिन वो गार्ड भी उसके पीछे दौड़ने लगे। अमानत की आंखों में आंसू आ गया और उसने सिसक कर कहा, मिस्टर विध्वंस, आप मेरे लिए क्यों मुश्किल बढ़ा रहे हैं? आखिर आपको क्या हासिल हो जाएगा ये सब कुछ करके? इससे आपकी बेटी को भी तो तकलीफ हो रही है ना? ये कहते हुए वो मासूम सी पीहू को देखने लगी, जो नींद में ही कसनसाए जा रही थी। अमानत पूरी ताकत से दौड़ रही थी, लेकिन वो अभी आगे दौड़ पाती उससे पहले ही वो गार्ड उसे आकर घेर लिए और झटका के साथ पीहू को अमानत की गोद से छीन लिए। ये देखते ही अमानत जोर से चिल्लाई, मेरी बेटी। लेकिन अभी वो इससे आगे कुछ कह पाती उससे पहले ही अमानत के मुंह पर कपड़ा डाल दिए और देखते ही देखते अमानत उस गार्ड के बाहों में झूल गई और वो गार्ड उसे अपने कंधे पर उठाकर सीधे दूसरी कार में लेकर चले गए और इधर सोई हुई पीहू को उन गार्ड ने दूसरी कार में बिठाया और लेकर चला गया। इधर दूसरी तरफ एक छोटे से घर के अंदर एक छोटे से रूम में इस वक्त अमानत जोर जोर से चिल्ला रही थी। उसके हाथ पैर बंधे हुए थे और वो गुस्से के साथ चारों तरफ चिल्लाते हुए बोली, प्लीज छोड़ो मुझे, तुम सब मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? कौन हो तुम सब? जवाब दो मुझे। अगर तुम सब ने मुझे नहीं छोड़ा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तभी एक आदमी गुस्से से उसके तरफ बढ़ा और उसके मुंह को पकड़कर बोला, कितना मुंह चलाती है? अगर बॉस का ऑर्डर होता तो हम अभी के अभी तुझे मार डालते, चुप रह। ये कहते हुए उसने अमानत के मुंह को दूर झटक दिया। अमानत मुंह के बल जमीन पर गिरी, उसके होंठ से खून निकलने लगे और उसने अब बेहद नाराजगी के साथ कहा, मिस्टर विध्वंस, आप ये ठीक नहीं कर रहे हैं। इसके लिए मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। ये कहते हुए वो गुस्से से उस आदमी से बोली, कौन है तुम्हारा बॉस? किसने मुझे यहाँ लाने के लिए बोला है? देखो, अगर तुम सब ने मुझे सच सच नहीं बताया तो तुम सब सोच नहीं सकते कि तुम सब के साथ क्या होगा। मेरे डैड बहुत बड़े बिजनेसमैन है। ये सुनकर वो तीनों आदमी जोर जोर से हंसने लगे, जैसे उन पर अमानत की बातों का कोई असर ही नहीं हुआ हो। तभी एक आदमी ने हंसते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है तुम हमें इस तरह धमकी दोगी और हम डर जाएंगे और तुम्हें यहाँ से जाने देंगे? ये सुनकर अमानत ने दांत पीसते हुए कहा, तुम सब बहुत गलत कर रहे हो, तुम सब इस तरह नहीं कर सकते, मुझे अभी की अभी जाने दो वरना बहुत बुरा हो सकता है। तभी उस आदमी ने कहा, क्या कर लोगी तुम हमारा? तुम्हें नहीं पता, लेकिन हमारे बॉस तुम्हारे साथ अभी बहुत कुछ करने वाले हैं। तुम मरने वाली हो, इसलिए आप कुछ पल शांति से जी लो, क्योंकि फिर तुम जब मर जाओगी तो वैसे भी दर्द में चिल्लाना और चीखना पड़ेगा। उसकी ये बात सुनते ही अमानत हैरान हो गई। उसे पता नहीं क्यों पर अजीब सी बेचैनी होने लगी।
उसने मन ही मन कहा, क्या मिस्टर विध्वंस मुझे करने वाले हैं, तो वो इतनी ज्यादा नफरत करते हैं मुझसे कि वो इस तरह मुझे मारने जा रहे हैं। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं मिस्टर विध्वंस? मुझे अच्छे से पता है आपने मुझसे कभी प्यार नहीं किया, लेकिन इस तरह से आप मुझे मार नहीं सकते। ये मेरी जिंदगी है, मेरी जिंदगी पर आपका कोई हक नहीं है। ये सब सोचते हुए उसके दिमाग में पीहू का ख्याल आया और वो तुरंत बोली, मेरी बेटी कहाँ है? देखो वो बहुत छोटी है, वो मेरे बिना नहीं रह पाएगी, इसलिए प्लीज उसे मुझे लाकर दे दो। मैं बिल्कुल भी नहीं चिल्लाऊंगी, आई रिक्वेस्ट यू, मुझे मेरी बेटी लाकर दे दो। उसकी ये बात सुनकर वो आदमी ने हंसते हुए कहा, तुम्हारी बेटी जहां कहीं भी है बिल्कुल सही सलामत है, तुम उसकी फिक्र मत करो, तुम बस सुकून से यहाँ पर मरो। ये कहकर वो सब वहां से जाने लगे। इधर अमानत को डर लग रहा था, उसने डरते हुए कहा, नहीं मुझे मेरी बेटी चाहिए। उसे आप सब ने कहाँ रखा है? प्लीज मुझे बताएं, मैं अपनी बेटी से मिलना चाहती हूँ, वो मेरे बिना नहीं रह पाएगी। मैं सच कह रही हूँ, वो बहुत रोएगी और उसकी तबीयत भी खराब हो जाएगी, मुझे मेरी बेटी से मिलने दीजिए। लेकिन वो आदमी वहां से जा चुके थे। अमानत अब स्ट्रगल करने लगी, वो अपने बंधे हुए हाथ पैरों को किसी तरह छुड़ाने की कोशिश करने लगी और बोली, मिस्टर विध्वंस, अगर आपने मेरी बेटी को कुछ भी किया तो मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। आप मेरे साथ जो मर्जी चाहे वो कर सकते हैं, लेकिन मेरी बेटी के साथ आप ऐसा नहीं कर सकते, और वैसे भी 2 साल पहले आपने मुझे मारने की कोशिश की थी, तो अगर 2 साल बाद आप मुझे मारेंगे तो मुझे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ेगा, इस बार मैं मरने के लिए भी तैयार हूँ, लेकिन जब तक मेरी बेटी पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती आप उसे हाथ भी नहीं लगा सकते, मुझे जल्द से जल्द जाना होगा, मुझे अपनी बेटी के पास जाना होगा। ये कहते हुए वो अब लगातार अपने हाथों को छुड़ाने लगी, लेकिन उसके हाथ पैर इतनी मजबूती के साथ बंधे हुए थे कि वो चाहकर भी छुड़ा नहीं पा रही थी। इधर दूसरी तरफ उसी घर के एक दूसरे रूम में इस वक्त पीहू जमीन पर बैठी हुई जोर जोर से रो रही थी। उसकी आवाज सिर्फ उसी कमरे तक थी, क्योंकि दरवाजा बंद था और बाहर तक कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। रूम में अंधेरा था, जिस वजह से छोटी सी मासूम सी पीहू जमीन पर बैठी जोर जोर से चिल्लाते हुए रो रही थी और रोते हुए बुला रही थी, मम्मा मम्मा, डैडी डैडी, लेकिन उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। लेकिन कुछ ही देर बीते थे कि उस कमरे का दरवाजा खुला। अचानक दरवाजा खोलने से पीहू चौंक गई और वो तुरंत टुकुर टुकुर अपनी आंसू भरी आंखों से गेट की तरफ देखने लगी। एक लंबी चौड़ी परछाई अंदर की तरफ आए जूते की आवाज से अब पीहू एक सेकंड के लिए चुप हो गई थी और वो बेहद मासूमियत और दर्द भरी नजरों के साथ सामने उस इंसान को देखने लगी, लेकिन उस इंसान की आंखों में शैतानियत थी। वो पीहू को देखकर शैतान की तरह मुस्कुराया और उसकी तरह बढ़कर बोला, क्या हुआ, मेरा बच्चा रो रहा है? पर वो रो क्यों रहा है? क्या अभी तक मैंने आपको नुकसान पहुंचा? क्या मैंने आपको चोट पहुंचाई? ये कहते कहते वो इंसान अब पीहू के करीब आ चुका था। वो नीचे झुका और पीहू अपने छोटे से होठों को लगातार अंदर बाहर करने लगी और धीरे से बोली, मम्मा मम्मा। ये कहते हुए उसने अपनी नानी उंगलियों को अपने मुंह में डाल लिया और वही उसकी ऐसी बात सुनकर वो इंसान हंसने लगा। उसकी हंसी काफी ज्यादा डरावनी थी, जिसे सुनकर अब पीहू एक बार फिर से रोना शुरू कर दी। वो जोर जोर से रोने लगी, लेकिन तभी उस इंसान ने गुस्से के साथ पीहू के मुंह पर हाथ रख लिया, क्योंकि आवाज उसके गले में अटक गई। वो इधर से उधर कसम साने लगी। वो इंसान गुस्से के साथ बोला, अगर तुम रोना बंद नहीं करोगी तो शायद मैं सबसे पहले तुम्हारी ही जान ले दूंगा और उसके बाद मैं तुम्हारी सो कोर्ट माँ की जान लूंगा। उसकी ये बात समझ तो नहीं आ रही थी, लेकिन पीहू को काफी ज्यादा डर लग रहा था और वो लगातार इधर से उधर कसम साते हुए रो ही जा रही थी। तभी उस इंसान ने गुस्से के साथ उसे दूर झटक दिया और उसे बोला, तुम जैसे बच्चों को हैंडल करना मेरे बस की बात नहीं है। तुम्हें तो मैं अभी बाद में बताऊंगा, पहले तुम्हारी माँ को मारूंगा, क्योंकि 2 साल पहले मैंने उसे मारने की कोशिश की थी, पर वो मरने से बच गई, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा, इस बार मैं उसे जरूर मारूंगा। ये कहते हुए वो जोर जोर से हंसने लगा और एक बार फिर से पीहू को कमरे में छोड़कर दरवाजा बंद करके बाहर चला गया। इधर अमानत को बहुत ज्यादा बेचैनी हो रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि पीहू उसके आसपास ही कहीं हो। वो रोते हुए बोली, मिस्टर विध्वंस, मैंने कभी सपने में नहीं सोचा था कि आप ऐसा मेरे साथ करेंगे। मुझे पता था कि आप मुझे तड़पाएंगे, लेकिन इस तरह तड़पाएंगे मैंने इमेजिन नहीं किया था। आप मेरी नजरों में खुद को बहुत ज्यादा गिरा रहे हैं। आप पूरी तरह से गिर रहे हैं मेरी नजरों में और आप कभी वापस उठ नहीं पाएंगे, मैं ये वादा करती हूँ। वो भी सब कुछ कह रही थी कि तभी उसे कदमों की आवाज सुनाई दी, जिसे सुनते ही अमानत एक पल के लिए चुप हो गई और वो तुरंत घबराते हुए सामने देखने लगी और फिर तभी दरवाजा खुला।
दरवाजा खुलते ही अमानत और भी ज्यादा घबरा गई और बिना उस इंसान को देखे हुए ही बोली, तुम सब मुझे मारना चाहते हो तो मार डालो, लेकिन मेरी बेटी कहाँ है, मुझे उसके बारे में बता दो। मैं अपनी बेटी को वापस देखना चाहती हूँ, अगर उसे कुछ भी हुआ तो मैं खुद की जान ले लूंगी। मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी, इसलिए मैं तुम सबसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मेरी बेटी कहाँ है। मुझे बेचैनी हो रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो तकलीफ में है। मुझे ये भी पता है कि तुम सबके बॉस कौन है, विध्वंस धनराजगिर ने ही तुम सबको मुझे मारने के लिए भेजा है। मैं अच्छे से जानती हूँ और मैं मरने के लिए भी तैयार हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे आखिरी बार मेरी बेटी को देख लेने दो। मैं उसे देख लूंगी तो मुझे सुकून रहेगा और मैं सुकून से मर सकूंगी, प्लीज आई रिक्वेस्ट यू। वो लगातार ये सब कुछ कही जा रही थी, लेकिन तभी वो इंसान अपने भारी कदमों के साथ चलते हुए अंदर आया और अमानत को देखकर जोर जोर से हंसने लगा। उस इंसान की हंसी सुनते ही अमानत तो एक पल के लिए शॉक हो गई और वो तुरंत अपना सिर ऊपर उठाए और उसने जैसे उस इंसान को देखा वो एक पल के लिए शॉक्ड हो गई। कौन है वो इंसान? तभी अमानत ने हड़बड़ी के साथ कहा, मिस्टर विध्वंस, आप होश में तो है? इसके जवाब में विध्वंस तिरछा मुस्कुराते हुए बोला, क्या मैंने कुछ गलत कहा? अमानत ने गुस्से के साथ कहा, क्या आप मुझे पिंजरे में कैद करने जा रहे हैं? इसके जवाब में विध्वंस तिरछा मुस्कुराकर बोला, तो तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें महारानी बनाकर अपने पैलेस में रखूंगा? अमानत की आंखों में आंसू आ गए। उसने गुस्से के साथ कहा, आखिर आपकी प्रॉब्लम क्या है? जब मैं एक्सेप्ट कर रही हूं कि 2 साल पहले मुझसे गलती हुई और वो किसी के साथ हो सकती है, तो फिर आप उस बात को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? मैं अब आपको माफ कर चुकी हूं, तो फिर आप मुझे क्यों नहीं माफ कर देते? क्या हम पहले की तरह अपनी जिंदगी नहीं जी सकते? तभी ये सुनकर विध्वंस आगे बढ़ा और उसके गर्दन को कसकर पकड़कर बोला, क्या तुम वकायत चाहती हो कि हम पहले की तरह अपनी जिंदगी जिए जे? ये सुनकर अमानत ने दर्द में कहा, हाँ मैं सच में चाहती हूँ कि जो कुछ भी हुआ अब हम उसे भूल जाते हैं और अच्छे से अपनी जिंदगी जीते हैं, क्योंकि हमारी बेटी पीहू भी अब बड़ी हो रही है, उसे भी हम दोनों की जरूरत है और मुझे अच्छे से पता है कि आप आज भी मुझसे और पीहू दोनों से बहुत प्यार करते हैं। आप हम दोनों को कभी मारने की कोशिश नहीं कर सकते, मुझे आप पर पूरा यकीन है। उसकी ये सारी बातें सुनकर विध्वंस की आंखों में और भी ज्यादा गुस्सा आ गया। उसने चिल्लाते हुए कहा, क्या ये यकीन तुम 2 साल पहले नहीं दिखा सकती थी जब तुम जिंदा बची थी तो? क्या तुम वापस नहीं आ सकती थी? 2 साल की तड़प जानती हो क्या होता है? ये सुनकर अमानत की आंखों में आंसू आ गए। उसे पता था कि इस वक्त विध्वंस तड़प रहा है। उसे इस वक्त गुस्सा आ रहा है, इसलिए वो बहुत ही शांति से विध्वंस के हाथ को पकड़कर बोली, मिस्टर विध्वंस, मैं आपकी प्रॉब्लम समझ रही हूं, लेकिन मैं क्या करूं? इसमें सिचुएशन की गलती है, मैं ना तो अब आपको ब्लेम कर सकती हूँ और ना ही मैं खुद को ब्लेम कर सकती हूँ। अगर किसी को हमें ब्लेम करना है तो उस इंसान को करना है जिसने हमारे बीच ऐसी गलतफहमी क्रिएट किए। हम एक दूसरे से क्यों लड़ाई झगड़ा कर अपना टाइम वेस्ट कर रहा है? हम दोनों को मिलकर उस इंसान को ढूंढना चाहिए जिसने हमें एक दूसरे से दूर किया। ये सारी बातें सुनकर आखिर में विध्वंस अब कुछ खामोश हो गया, लेकिन दूसरे पल उसने गुस्से के साथ कहा, लेकिन तुमने मुझसे झूठ बोला, तुमने मुझसे कहा था कि तुम अब मुझे छोड़कर नहीं जाओगी, लेकिन तुम 1 महीने के तुरंत बाद ही मुझे छोड़कर इंडिया चली आई, इसकी सजा तो मैं तुम्हें दूंगा। ये सुनकर अब अमानत ने भी चिकन जहा, क्या मैं जानबूझकर आपको छोड़कर इंडिया आई थी? क्या आपको याद नहीं, आपने मुझे 1 महीने से घर में बंद करके रख दिया था। ना तो आप मुझे बाहर जाने दे रहे थे और ना ही किसी से मिलने दे रहे थे और ना ही किसी से बात करने दे रहे थे। इस तरह से मैं कैदी की जिंदगी नहीं जी सकती, इसलिए मैं आपको छोड़कर यहाँ चली आई, और अगर आप दोबारा से मुझे इस तरह कैद करेंगे तो फिर मैंने वही करूंगी जो पहले किया था। ये सुनते ही विध्वंस गुस्से से आगे बढ़ा और उसके गर्दन को दबाते हुए बोला, अब अगर तुम दोबारा से मुझे कभी छोड़कर जाने की कोशिश भी करोगी तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। मुझे फर्क नहीं पड़ता मैंने तुमसे कितना प्यार किया था, लेकिन मैं तुम्हें जरूर मार डालूंगा। ये सुनकर अमानत के चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल आ गई। उसे की आंखों में खुद के लिए नफरत नहीं, सिर्फ और सिर्फ गुस्सा दिखाई दे रहा था। वो गुस्सा जो शायद 1 महीने का था, जो वो उसे छोड़कर चली आई थी। उसने फिर हल्की स्माइल के साथ कहा, मिस्टर विध्वंस, आई प्रॉमिस, अब मैं आपको पूरी तरह से फिर से हासिल कर लूंगी। मुझे पता है कि इस वक्त आप मुझसे बहुत नाराज हैं, लेकिन मैं आपकी नाराजगी बहुत जल्द दूर कर दूंगी। विध्वंस इसके जवाब में उसे गुस्से से छोड़ दिया और अपना फोन देखते हुए बोला, तुम ऐसा कुछ नहीं कर पाओगी, क्योंकि मेरी नाराजगी दूर करना कोई मामूली बात नहीं होती।
ये कहते हुए वो अपना फोन निकाला और अपना फोन चलाने लगा। इधर अमानत विध्वंस को कुछ देर तक देखती रही और फिर वो विंडो से बाहर देखते हुए मन ही मन बोली, आई प्रॉमिस मिस्टर विध्वंस, 2 साल पहले मैंने जिस तरह से सब कुछ बर्बाद किया था, उसी तरह से अब 2 साल बाद में सब कुछ अच्छा करूंगी, और हमारे बीच जिस किसी ने भी ऐसे मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की कोशिश की है उसे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मुझे पता था कि आप हमेशा से मुझसे प्यार करती थे। मैंने अपनी प्रेगनेंसी का वो गोल्डन पीरियड आपके बगैर बिताया है, इसके लिए मैं उस इंसान को कभी माफ नहीं कर सकती, लेकिन अब मैं अपनी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ आपके साथ बताऊंगी और अब आपसे शादी भी करूंगी। ये कहते हुए उसने अब सोच लिया था कि अब वो सिर्फ और सिर्फ विध्वंस के साथ ही अपनी सारी जिंदगी बिताएगी, क्योंकि उसे पता चल चुका था कि विध्वंस वो इकलौता ऐसा इंसान है जो उसे अपनी जिंदगी में चाहिए था, क्योंकि उसे सबसे पहले प्यार विध्वंस से हुआ था। बेशक से उसकी शादी विराज से हुई थी और वो 3 सालों तक विराज के साथ थी, लेकिन उसने कभी विराज के लिए वो महसूस नहीं किया था जो उसने विध्वंस के लिए महसूस किया था। और अब तो विध्वंस के साथ उसकी एक बेटी भी है और उसकी बेटी तो विध्वंस के लिए बीमार पड़ जाती है। 2 दिनों तक वो विध्वंस से दूर रही और 2 दिन में ही वो उसके बिना इस तरह तड़प रही थी, इसलिए अब वो अपनी बेटी को भी विध्वंस से दूर नहीं रखेगी। ये सारा फैसला उसने खुद से कर लिया और फिर अपनी आंखें बंद करके वही सीट से ही टिकर सो गई, क्योंकि वो पहले ही बहुत ज्यादा इन सब से थक चुकी थी। इधर दूसरी तरफ एक कॉटेज के अंदर एक अंधेरे कमरे में एक इंसान गुस्से के साथ तोड़फोड़ कर रहा था और दूसरा आदमी चुपचाप गेट पर खड़ा था। उस इंसान ने गुस्से के साथ चिल्लाते हुए कहा, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। वो दोनों एक नहीं हो सकते और वो इतनी आसानी से नहीं मर सकता। मैंने उस पर कितना यकीन किया था, मैंने सोचा था कि वो मेरा इस बार तो काम पूरा कर ही देगा, लेकिन उसे मार डाला और अब तो उन दोनों के बीच भी सब कुछ ठीक हो चुका है। मेरे प्लान पर इस तरह पानी नहीं फिर सकता, मैं इस दुनिया को आग लगा दूंगा। ये कहते हुए वो इंसान लगातार तोड़फोड़ कर रहा था। तभी उस आदमी ने कहा, बॉस एक बार मुझे मौका दीजिए, मैं इस काम को करने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर उस इंसान ने गुस्से के साथ चिल्लाते हुए कहा, बेटा तुम भी मारे जाओगे, क्योंकि वो विध्वंस धनराजगीर अब खूंखार शेर बन गया है जो हर किसी को मार रहा है, और अगर तुम मर गए तो मेरे पास कोई भी नहीं बचेगा जो मेरा बाकी का काम कर सके। इसलिए तुम किसी और आदमी को ढूंढो और उसे सब कुछ समझाओ कि उसे क्या कैसे करना है, क्योंकि मैं जल्द से जल्द उस अमानत और विध्वंस को अलग करना चाहता हूं। मैं उन दोनों को एक साथ नहीं देख सकता और अमानत को मरना ही होगा। ये सारी बातें सुनकर उस आदमी ने कहा, लेकिन बॉस मुझे लगता है कि अभी के लिए आपको शांत हो जाना चाहिए, क्योंकि अभी अभी विध्वंस ने नकुल को मारा है तो वो जरूर अलर्ट हो गया होगा, उसने आसपास से काफी ज्यादा सिक्योरिटी भी बढ़ा दी होगी। मुझे लगता है कि अगर हम कुछ दिनों तक रुक जाएंगे और उसके बाद हमला करेंगे तो ज्यादा बेटर होगा, अभी अभी ताजा में हमले करना ठीक नहीं है। ये सुनकर अब वो इंसान कुछ पल के लिए शांत हो गया और फिर उसने कहा, शायद तुम ठीक कह रहे हो, अभी हमला करना ठीक नहीं है, अभी के लिए हम कुछ दिन तक शांत रहेंगे, लेकिन शांत रहने का ये मतलब नहीं कि हम अपनी तैयारी बंद कर देंगे, बल्कि तैयारी हम ऐसे करेंगे कि जब धमाका करे तो दुनिया को पता चले कि विध्वंस धनराजगीर की माशूका मरी है। ये कहकर वो जोर जोर से हंसने लगा और वो आदमी भी हंसने लगा। इधर दूसरी तरफ कुछ ही देर में एक कार एक बड़े से पैलेस के बाहर रुकी। विध्वंस कार से बाहर निकला। उसने अमानत की तरफ का दरवाजा खोला। अमानत अभी भी गहरी नींद में सो रही थी। विध्वंस उसे कुछ सेकंड तक देखता रहा और फिर नीचे झुककर उसे अपने गोद में उठा लिया। उसकी गोद में आते ही अमानत पूरी तरह से उससे किसी बच्चे की तरह लिपट गई, जिसे देखकर विध्वंस अपनी भौहें चढ़ाकर बोला, कुछ वक्त तक ये लड़की मुझसे ऐसे दूर भागती थी जैसे कि मैं इसका कोई बड़ा दुश्मन हूं, और अब ये कितने इजीली मेरे गोद में सुकून से सो रही है। ये सब कहते हुए वो उसे सीधे अंदर की तरफ लेकर बढ़ गया। रात के करीब 10 बज रहे थे जब बड़े से मास्टर बेडरूम के बेड पर सो रही अमानत की आंखें धीरे धीरे खुली। उसकी जब आंखें खुली तो उसने चारों तरफ देखा। वो बहुत ही लग्जरियस रूम था, जिसे देखकर अमानत ने खुद से कहा, ये किसका रूम है और मैं कहाँ हूँ। ये कहते हुए उसके दिमाग में फिर से कुछ वक्त पहले जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ आने लगा, जिसे सोचते ही उसे कुछ समझ आया। उसने खुद से कहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि मिस्टर विध्वंस मुझे अपने घर लेकर आ गए हो। हाँ, शायद यही हुआ होगा, लेकिन मेरी पीहू कहाँ है? मुझे उसके बारे में सोचकर डर लग रहा है। कितने घंटे हो गए पर वो अभी तक मुझे नहीं मिली। पता नहीं वो कहाँ होगी। और मिस्टर विध्वंस ने भी मुझे पीहू के बारे में कुछ नहीं बताया। कहीं ऐसा तो नहीं कि पीहू अभी भी मिली नहीं है और वो मुझसे झूठ बोल रहे हैं।
ये कहते हुए वो बहुत ज्यादा डर गई। वो हड़बड़ी के साथ बेड से नीचे उतरी और बाहर जाने लगी। वो बाहर लिफ्ट की तरफ आई। लिफ्ट से वो नीचे हॉल में आए और हॉल में आते ही आसपास आवाज लगाते हुए कहा, मिस्टर विध्वंस, कहाँ हैं आप? मुझे आपसे बात करनी है। मेरी पीहू कहाँ है? वो अभी तक मुझे नहीं मिली। मुझे बहुत ही टेंशन हो रही है। मिस्टर विध्वंस, क्या आप मुझे सुन रहे हैं? उसकी ये सारी बातों का किसी ने कोई जवाब नहीं दिया, जिसे देखकर अमानत को फिर से डर लगने लगा और वो अभी कुछ कह पाती उससे पहले ही उसे किचन से कुछ आवाज सुनाई दी, जिसे सुनकर अमानत को अब कुछ समझ नहीं आया और उसने खुद से कहा, आखिर इस वक्त किचन में कौन होगा? शायद मुझे चलकर देखना होगा। ये कहते हुए वो सीधे किचन एरिया के तरफ आए, लेकिन जैसे ही वो किचन के गेट पर पहुंची वो अचानक से सामने का नजारा देखकर हैरान हो गई और दूसरे पल उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। उसने एक्साइटमेंट के साथ कहा, पीहू, आप मुझे मिल गए। इस वक्त पीहू किचन काउंटर पर बैठी अपने छोटे छोटे हाथों में गिलास को इधर से उधर पटक रही थी और वही विध्वंस इस वक्त कुकिंग कर रहा था और विध्वंस भी उससे बातें कर रहा था। उन दोनों को देखकर अमानत को ऐसा लगा जैसे कि उसने जिंदगी का सबसे पहले ऐसा नजारा देखा हो जो इतना खूबसूरत हो, जहां पर वो बाप बेटी दोनों ही अपनी दुनिया में खुश थे, एक साथ कुकिंग कर रहे थे। जहां पीहू विध्वंस को परेशान कर रही थी, तो वही विध्वंस उसके लिए कुकिंग कर रहा था। लेकिन जब अमानत की आवाज विध्वंस के और पीहू के कान में गई तो वो दोनों ही अमानत को देखने लगे। पीहू ने जब अमानत को देखा तो उसके चेहरे पर क्यूट सी और बड़ी सी स्माइल आ गई। वो तुरंत अपने छोटे छोटे हाथ पैरों को पटकने लगी, जिसे देखकर अमानत तुरंत उसके पास आए और उसने तुरंत उसे अपने सीने से लगाकर बोली, मेरा बच्चा, फाइनली मुझे मिल गया। मैं बता नहीं सकती मैं आपके लिए कितना ज्यादा परेशान थी। थैंक यू सो मच मेरी जिंदगी में वापस आने के लिए, और आई प्रॉमिस अब मैं आपको कहीं भी नहीं जाने दूंगी, और खुद से दूर तो बिल्कुल भी नहीं। ये कहकर वो उसके पूरे चेहरे पर जल्दबाजी के साथ किस करने लगी। पीहू भी उसके सीने से चुपचाप लगी रही, जैसे कि उसने भी अमानत को बहुत मिस किया हो। विध्वंस उन दोनों माँ बेटी को घूरने लगा और आखिर में बोला, तुम जाकर डाइनिंग एरिया में मेरा इंतजार करो, मैं डिनर सर्व करूंगा। ये सुनते ही अमानत ने हैरानी से कहा, मिस्टर विध्वंस, क्या वाकई आप डिनर बना रहे हैं? लेकिन आपको डिनर बनाने की क्या जरूरत है? क्या शेफ नहीं है? ये सुनकर विध्वंस अपनी भौहें चढ़ाकर बोला, मैं अपनी बेटी के लिए खुद से डिनर बनाता हूँ, और ये बात तुम अच्छे से जानती हो। ये सुनकर अमानत ने फिर अपना सिर हिला दिया। उसके चेहरे पर एक स्माइल आ गई। उसने पीहू को अपने गोद में लेते हुए कहा, मिस्टर विध्वंस, अगर कोई हेल्प की जरूरत हो तो आप मुझे जरूर बताइएगा। मैं पीहू को लेकर डाइनिंग एरिया में जा रही हूँ। इसके जवाब में विध्वंस ने कुछ नहीं कहा। अमानत ने पीहू को लेकर डाइनिंग एरिया में चली गई। उसने उसे अपनी गोद में बिठाकर प्यार से बोली, क्या आप डैड से मिलकर खुश हो? उद्धरण चिन्ह। पीहू ने बहुत ही प्यार से अपना छोटा सा सर हाँ में हिला दिया, जिसे देखकर अमानत ने उसके गाल पर किस कर लिया। और फिर पीहू की आवाज आई, डैडी, 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 उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर अमानत ने उसके बालों को सहलाते हुए कहा, हाँ, मुझे पता है कि आप अपने डैडी को पाकर बहुत खुश हो, और सच कहूं तो मैं भी मिस्टर विध्वंस को पाकर बहुत खुश हूं, क्योंकि फाइनली हम सब के बीच अब सब कुछ क्लियर हो गया है, और अब मैं खुशी खुशी तुम्हारे डैड के साथ रह सकती हूँ। ये सुनकर पीहू तुरंत अमानत के सीने से प्यार से लग गई। लेकिन तभी ये कहते कहते अमानत के दिमाग में कुछ आया और उसने कहा, लेकिन मैं किस हक से मिस्टर विध्वंस के साथ रहूंगी? क्या सिर्फ पीहू की मां बनकर? ये दुनिया वाले तो मुझे इस तरह जीने ही नहीं देंगे। ये मुझ पर उंगलियां उठाएंगे। मैं क्या कहूंगी? और आगे चलकर अगर मेरी बेटी पर किसी ने उंगली उठाई या फिर किसी ने उसे कुछ ऐसा कहा जो वो सुन नहीं पाई, तब मैं क्या करूंगी? मुझे फ्यूचर को भी सोचकर चलना पड़ेगा, क्योंकि मैं इस तरह से आज में खुश रहकर नहीं रह सकती। वो ये सारी बातें खुद से कह रही थी कि तभी वहां पर विध्वंस अपने हाथ में डिनर की बोल लेकर आया। उसने उसके प्लेट में डिनर सर्व किया और उसके साइड वाली चेयर पर बैठ गया। तभी विध्वंस को देखते ही पीहू तुरंत उसके गोद में कूद पड़ी। ये देखकर अमानत ने कहा, पीहू बेटा, आराम से, ऐसे आपको चोट लग सकती है। लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वो अपने डैडी के गोद में बहुत ही प्यार से बैठी और बहुत ही प्यार से टुकुर टुकुर विध्वंस को देखने लगी। विध्वंस भी मुस्कुराते हुए उसके सर पर हाथ फेरने लगा। तभी पीहू ने अपनी छोटी सी उंगली को मुंह में डाली और दूसरी उंगली से खाने की तरफ इशारा करके अपने मुंह की तरफ इशारा करने लगी।
ये देखकर विध्वंस ने मुस्कुराकर कहा, आई नो, मेरी प्रिंसेस को भूख लगी है और मैं अपने प्रिंसेस को अपने हाथों से खिलाऊंगा। ये कहकर वो आगे बढ़ा और उसने अपने हाथों से उसे डिनर कराने लगा। उन दोनों को आपस में इस तरह बिजी देख अमानत के भाव बदल गए। उसने मुंह बनाकर कहा, यहां मैं भी तो हूं, एटलीस्ट मुझे भी तो कोई पूछ ले। तभी उसके कान में विध्वंस की आवाज गई, तुम अपने हाथ से अपने लिए डिनर सर्व कर सकती हो। मैंने तुम्हारे लिए भी डिनर बनाया है। यही तुम्हारे लिए बड़ी बात होनी चाहिए। लेकिन तुम मुझसे ये उम्मीद मत रखो कि मैं अपनी बेटी की तरह तुम्हें भी अपने हाथ से डिनर कराऊंगा। ये सुनकर अमानत का मुंह बन गया। उसे पता था कि अभी भी विध्वंस उससे कहीं ना कहीं नाराज था, लेकिन उसे ये भी पता था कि वो विध्वंस को पूरी तरह से अपना लेगी और उससे मना भी लेगी। उसने आखिर में गहरी सांस ली और वो खुद से डिनर करने लगी। कुछ ही देर में डिनर खत्म हुआ कि विध्वंस ने पीहू के मुंह को साफ किया और उसे अपने गोद में उठा लिया। गोद में आते ही अब पीहू ने अपना छोटा सा सर विध्वंस के सीने में घुसा दिया और अपनी आंखें बंद कर ली। वो सुस्त हो गई थी और बस सोना चाहती थी, जिसे महसूस कर विध्वंस उसके पीठ पर हाथ फेरते हुए बोला, आज आपने डैडी से स्टोरी नहीं सुना। पीहू ने इसका कुछ जवाब नहीं दिया, जिसे देखकर विध्वंस स्माइल के साथ बोला, शायद आज आप बहुत थक गई हो। कोई बात नहीं, आप अब आराम से सो जाओ। ये कहकर वो उसे लेकर सीधे कमरे की तरफ बढ़ गया। इधर अमानत कुछ कहने वाली थी, लेकिन विध्वंस को उसे इग्नोर करके जाते देख उसके भाव बदल गए। उसने चिढ़कर कहा, मिस्टर विध्वंस, मुझे पता है कि आप मुझसे नाराज हैं, लेकिन आप अपनी बेटी को पाकर मुझे तो पूरी तरह से इग्नोर कर रहे हैं। ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। ये कहते हुए उसने मुंह बना लिया और वो वापस से विध्वंस के पीछे पीछे चली गई। इधर विध्वंस ने पीहू को बेड पर सुलाया। उसे सुलाने के बाद उसने उसे ब्लैंकेट से कवर कर दिया। ब्लैंकेट से कवर करने के बाद उसने उसके माथे पर किस की और बोला, अब आप आराम से सो जाओ। कल मैं आपके लिए एक नया रूम रेडी करवाऊंगा, जहां पर आपके सभी फेवरेट टॉयज होंगे और आप उसमें बहुत खुश होंगे। ये कहते हुए वो फिर से उसके माथे पर किस करने लगा। लेकिन तभी अंदर आते हुए अमानत ने कहा, थोड़ा प्यार मुझसे भी कर लीजिए मिस्टर विध्वंस। उसकी ये आवाज सुनकर विध्वंस ने अपनी आंखें बंद कर ली और गहरी सांस लेकर बोला, एक वक्त मैंने थोड़ा नहीं बल्कि बहुत प्यार किया था, लेकिन शायद तुमने मेरे उस प्यार की कदर नहीं की। ये कहते हुए वो ड्रॉअर से सिगरेट निकाला और उसे लेकर बालकनी की तरफ बढ़ गया। तो वही अमानत ने जब ये सुना तो एक पल के लिए बस सुनती रह गई। इधर विध्वंस बालकनी में आकर सिगरेट पीने लगा। उसके चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशंस नहीं थे। अमानत कुछ देर तक विध्वंस को देखते रही और फिर वो उसके पास चलकर आए। वो उसके पास आते हुए धीरे से बोली, मिस्टर विध्वंस, क्या आप कुछ सोच रहे हैं? तो विध्वंस बिना किसी भाव के साथ कहा, मैं अपनी बेटी के फ्यूचर के बारे में सोच रहा हूं। ये सुनकर अमानत ना समझी में कहा, लेकिन अभी वो सिर्फ 3 साल की है। 3 साल में आप उसके फ्यूचर के बारे में क्या सोच रहे हैं? इसके जवाब में विध्वंस ने कहा, वो बेटी है और वो भी विध्वंस धनराज गिर की। उसका फ्यूचर कोई मामूली फ्यूचर नहीं होगा, बल्कि उसके फ्यूचर के लिए मुझे अभी से ही तैयारी करनी होगी। उद्धरण चिन्ह। अमानत को विध्वंस की ये सारी बातें कुछ समझ नहीं आ रही थी। वो विध्वंस को देखकर बोली, लेकिन आप किस तैयारी की बात कर रहे हैं? मैं कुछ समझी नहीं। इसके जवाब में विध्वंस ने कहा, मैं कल अपनी पावर ऑफ अटॉर्नी उसके नाम करने जा रहा हूं। अब अमानत शौक थी। उसे तो अपने कान पर यकीन ही नहीं हुआ। उसने शौक होकर कहा, व्हाट? पावर ऑफ अटॉर्नी? मिस्टर विध्वंस, क्या आप पागल हो गए हैं? क्या आप अपनी जिंदगी भर की कमाई पल भर में उसे दे देंगे, जिसे अभी पैसों का भी मतलब नहीं पता? इसके जवाब में विध्वंस अपनी भौहें चढ़ाकर बोला, मुझे फर्क नहीं पड़ता वो अभी कितने उम्र में है, लेकिन मैं अब कल ही उसके नाम पर अपनी सारी जमीन जायदाद करूंगा, क्योंकि मेरी वसीयत उसके नाम पर ही बनी थी। अमानत ने कहा, देखिए मिस्टर विध्वंस, मुझे पता है कि आप अपनी बेटी से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, और इतना प्यार तो कोई बाप नहीं करेगा जितना कि आप करते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि आप तुरंत ही उसके नाम पर इतना सब कुछ कर दे। अभी तो उसे भी अपने दम पर कुछ बनाने दीजिए, वरना अगर उसे सब कुछ विरासत में मिलेगा तो वो बहुत ज्यादा लेजी हो जाएगी। उसे ना तो पढ़ाई करने का मन करेगा और ना ही वो हार्ड वर्क कर पाएगी। इन सब को देखते हुए आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। पहले उसे आपको टाइम देना चाहिए। उसे अच्छे से हमें पढ़ाना लिखाना चाहिए।
और हमें उसे ये समझाना चाहिए कि वो जो भी करे अपने दम पर करे। उसकी ये सारी बातें सुनकर विध्वंस ने गुस्से के साथ कहा, What is wrong with you? अगर मैं अपनी बेटी के नाम पर ये सब कुछ करना चाहता हूं तो इससे तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? और वो मेरी बेटी है। कोई भिखारी की बेटी नहीं जो वो स्ट्रगल करे और अपने दम पर कुछ भी हासिल करे। मैंने अपने जिंदगी भर की जो कमाई की है वो उस पर राज करेगी, ना कि स्ट्रगल करके अपनी जिंदगी बिताएगी। मैं उसे कभी स्ट्रगल नहीं करने दूंगा। वो जो भी कहेगी उसे वो हासिल होगा और उसी वक्त हासिल होगा। अमानत को कहीं ना कहीं समझ आ गया था कि आगे चलकर उसकी वो पीहू जिसे उसने इन 2 सालों में इतने स्ट्रगल से बड़ा किया था और एक एक चीज के लिए वो तरसी थी, आगे चलकर अब वो सब पर राज करने वाली है। अब उसके नाम पर इतनी ज्यादा जमीन जायदाद और पूरी विरासत होने वाली है। लेकिन उसे ये सब कुछ अभी से पसंद नहीं था। वो चाहती थी कि पीहू एक नॉर्मल बच्चों की तरह बड़ी हो और नॉर्मल बच्चों की तरह स्ट्रगल करना सीखे। तब उसे जिंदगी का असली मतलब पता चलेगा। जिस वजह से वो फिर से विध्वंस को समझाते हुए बोली, मिस्टर विध्वंस, देखिए मुझे लगता है कि आपको एक बार और सोच लेना चाहिए। क्योंकि अभी वो बहुत छोटी है। अगर अभी से आप उसे सब कुछ दे देंगे तो कहीं ऐसा ना हो आगे चलकर वो बिगड़ जाए। ये सुनकर अब विध्वंस ने गुस्से से उसकी तरफ घूरा और उसने सिगरेट को अपने जूते के तले मसल दिया। और गुस्से से बोला, मैंने फैसला ले लिया है और मैंने इसके लिए अपने एडवोकेट से भी बात कर लिया है। तुम्हें अब इन सब के बीच आने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा उससे कोई लेना देना नहीं है। ये सुनते ही अमानत ने गुस्से के साथ कहा, भला क्यों लेना देना नहीं है? वो मेरी भी बेटी है। जितना आपका उस पर हक है उतना मेरा भी है। इसलिए आपको ऐसी बातें कहने का कोई मतलब नहीं है। ये सुनकर विध्वंस ने गुस्से के साथ कहा, तुमने 2 सालों तक उसको मुझसे छुपा कर रखा और तुम्हें लगता है कि अब मैं तुम्हारी बातें मानूंगा। एक बार फिर से 2 साल पहले का जिक्र सुनकर अमानत ने चिढ़कर कहा, मिस्टर विध्वंस, आखिर आप क्यों घूम फिर कर सिर्फ उसी 2 साल वाली बात पर आ जाते हैं? मैंने आपसे कहा था ना कि वो सब सिर्फ और सिर्फ एक गलतफहमी थी। और ये गलतफहमी जिस किसी ने भी क्रिएट की थी हम उसे मिलकर ढूंढेंगे और उसे सजा देंगे। तो फिर आप क्यों मुझे बार बार एहसास दिलाते हैं कि 2 साल पहले मैंने बहुत बड़ी गलती की थी? इसके जवाब में विध्वंस ने कहा, क्योंकि तुमने गलती की थी इसलिए तुम्हें हर बार इस बात का मैं एहसास दिलाता रहूंगा। गॉट इट? ये सुनकर आखिर में गुस्से के साथ अमानत ने कहा, ठीक है, आपकी जो मर्जी आए आप वो कीजिए। मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक बात कान खोल कर सुन लीजिए, मैं नहीं चाहती कि अभी मेरी बेटी को आप कुछ भी ऐसा दे जिससे वो बिगड़ जाए। मैं उसे एक नॉर्मल बच्चों की तरह बड़ा करना चाहती हूँ। और वैसा ही होगा। ये कहकर वो जाने लगी, लेकिन तभी विध्वंस ने उसकी कलाई को पकड़कर अपने तरफ खींच लिया और बोला, क्या तुम्हें वाकई लगता है कि मैं उसे नॉर्मल बच्चों की तरह बड़ा करूंगा? अमानत अपनी कलाई छुड़ाते हुए बोली, हाँ, मुझे पूरा यकीन है। आप मेरे खिलाफ नहीं जाएंगे। ये सुनकर विध्वंस ने अब गहरी मुस्कुराहट के साथ कहा, तुम्हें बहुत गलतफहमी है, लेकिन तुम फिक्र मत करो, कल की कल तुम्हारी ये गलतफहमी दूर होगी। ये सुनकर अमानत उसे गुस्से से देखने लगी। और फिर तभी विध्वंस ने उसे अपने करीब खींचा और उसे अपनी बाहों में भरकर बोला, बाय द वे, अभी तक तुमने मुझे उस तरह सॉरी नहीं बोला जिस तरह मैं चाहता था। ये सुनकर अचानक से अमानत का दिल जोरों से धड़कने लगा, क्योंकि विध्वंस अब उसके कमर को सहला रहा था। अमानत ने हिचकिचाते हुए कहा, अभी और किस तरह से माफी मांगू मैं? इसके जवाब में विध्वंस टेढ़ी स्माइल के साथ बोला, उस तरह से जिस तरह से मैं चाहता हूं। अमानत ने नासमझी में कहा, आखिर आप किस तरह से चाहते हैं, बताएं मुझे। इसके जवाब में विध्वंस नीचे झुका और उसके गर्दन पर किस करते हुए बोला, उसी तरह जिस तरह तुमने एक बार मुझे मनाया था। ये सुनकर अब अमानत कुछ याद करने लगी। अचानक से उसे 2 साल पहले का एक पल याद आया जब विध्वंस उससे गुस्सा था और उसने स्टडी रूम में उसके साथ वो सब कुछ किया था। और उसे आगे चलकर ऐसी परेशानी हुई थी और वो 2 दिन तक चलने लायक नहीं बची थी। ये सब कुछ सोचते ही अमानत का चेहरा बुरी तरह लाल हो गया। उसने तुरंत विध्वंस को दूर करते हुए कहा, मिस्टर विध्वंस, आप गलत समझ रहे हैं, मैं उस तरह से आपको नहीं मनाने वाली। अभी हम उस हद तक आगे नहीं बढ़ सकते। ये कहकर वो जल्दबाजी के साथ जाने लगी। लेकिन तभी विध्वंस ने उसे पीछे से अपनी बाहों में भरते हुए कहा, लेकिन क्यों, आखिर क्या प्रॉब्लम है? अगर तुम मुझे इस तरह से मुझे मनाओगी तो। ये सुनकर अमानत में धीरे से कहा, क्योंकि अब हमारे बीच हमारी बेटी भी है। कि कहते हुए वो काफी ज्यादा शर्मा रही थी।
लेकिन तभी विध्वंस ने उसे अपनी बाहों में कसकर जकड़ते हुए बोला, कोई बात नहीं, प्रिंसेस इस वक्त यहाँ पर सो रही है। हम दूसरे रूम में चल सकते हैं, या फिर हम स्टडी रूम में भी चल सकते हैं, जहां हम अपने पुराने दिन को याद कर लेंगे और तुम मेरे साथ वो सब कुछ भी कर लोगी जैसे पहले तुमने किया था। और लेकिन इसके आगे विध्वंस अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही अमानत ने उसके मुंह पर हाथ रख लिया और शर्माते हुए बोली, प्लीज मिस्टर विध्वंस, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली। मैं आपसे सॉरी बोल दूंगी। ये सुनकर विध्वंस बोला, लेकिन मैं तुम्हारी ऐसी सॉरी एक्सेप्ट नहीं करूंगा। तुम्हें मुझे अलग तरीके से सॉरी बोलना होगा, तभी मैं तुम्हें माफ करूंगा, वरना मैं तुम्हें इस तरह इग्नोर करूंगा जैसे मैंने आज किया। इग्नो का नाम सुनते ही अचानक से अमानत के दिमाग में फिर से वही पल आने लगा जब वाकई विध्वंस ने पीहू को अपने साथ में रखा था और उसे पूरी तरह इग्नोर कर दिया था। तब उसे बहुत बुरा लगा था। ये सब कुछ सोचकर अमानत मुंह बनाकर बोली, आखिर आप इतने बुरे कैसे हो सकते हैं? आप ऐसे कैसे कर सकते हैं मेरे साथ? इसके जवाब में विध्वंस टेढ़ी मुस्कुराहट के साथ बोला, क्योंकि तुमने भी मेरे साथ बहुत गलत किया है। लेकिन अब उन सब गलतियों को हम भूल जाते हैं और तुम मुझे उस तरह से मनाओ जिससे कि मैं तुम्हें वापस एक्सेप्ट कर लूं। ये कहकर वो नीचे झुका और उसके होठों पर हल्के से अपने होठों को रख दिया। अमानत ने कसकर विध्वंस के कंधे को पकड़ लिया और से सीसकर बोली, क्या कर रहे हैं? वो देख लेगी। तभी विध्वंस ने उसके चेहरे को पकड़ते हुए कहा, डोंट वरी, वो गहरी नींद में सो रही है, वो इतनी जल्दी नहीं जगेगी। ये कहकर वो फिर से नीचे झुका और उसके होठों को चूमने लगा। अमानत की पकड़ विध्वंस के बालों में कस गई। वो विध्वंस को रेसिस्ट नहीं कर पा रही थी। विध्वंस उसे और भी ज्यादा अपनी बाहों में भरते चला गया और उसे पैशनेटली चूमता गया। तभी कुछ ही देर में अमानत को सांस लेने में तकलीफ हुई। उसने धीरे से विध्वंस को खुद से दूर करते हुए कहा, मिस्टर विध्वंस, मुझे सांस नहीं आ रही, प्लीज रुक जाए। लेकिन विध्वंस उसे फिर से किस करते हुए उसे दीवार से सटा दिया। उसने उसकी एक बात नहीं सुनी और वो उसे अब बहुत ही ज्यादा गहराई से किस करने लगा। अमानत एक बार फिर से उसकी बाहों में जकड़ चुकी थी और उसने कसकर अब दीवार पर अपने नाखूनों को स्क्रचे कर दिया। लगातार विध्वंस उसे किस कर रहा था। अमानत लगातार सांस लेने की नाकाम कोशिश कर रही थी, पर विध्वंस की किस इतनी ज्यादा डिप और पैशनेट थी कि वो सांस भी ठीक से नहीं ले पा रही थी। पर आखिर में उसने अपनी आंखें बंद कर ली और वो विध्वंस को महसूस करने लगी। लेकिन अभी उनके बीच आगे कुछ हो पाता उससे पहले ही वहां फोन रिंग की आवाज सुनाई दी, जिसे सुनते ही अमानत की एकदम से आंखें खुल गई और विध्वंस के एक्सप्रेशन पूरी तरह से डार्क हो गए, जिसे देखकर एक पल के लिए अमानत भी कुछ कह नहीं पाए। अचानक फोन रिंग करने की आवाज सुनते ही विध्वंस के एक्सप्रेशन पूरी तरह काले पड़ गए, तो वही अमानत को समझ नहीं आया कि वो इस वक्त कैसे रिएक्ट करे, क्योंकि उसे उसकी हालत पर बहुत ज्यादा हंसी आ रही थी। विध्वंस का चेहरा जिस तरह था उसे देखकर उसे और भी ज्यादा मजा आ रहा था, लेकिन उसने अपने आप को कंट्रोल किया और मुस्कुराकर बोली, मिस्टर विध्वंस, आई थिंक आपको कॉल पिक कर लेना चाहिए। उसकी ये बात सुनकर विध्वंस ने फ्रस्ट्रेटेड होते हुए गुस्से के साथ कहा, जो कोई भी होगा मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये सुनकर अमानत अपनी आंखें बड़ी करके बोली, मारने की जरूरत नहीं है, एक्चुअली क्या पता कोई इंपॉर्टेंट कॉल हो, प्लीज जाकर रिसीव कर लीजिए। ये सुनकर विध्वंस ने ज्यादा कुछ नहीं कहा और उसने अपना फोन उठाया और गुस्से से बालकनी की तरफ चला गया। इधर उसे जाते देख अमानत ने हंसते हुए कहा, मिस्टर विध्वंस भी ना एक फोन कॉल से इतना इरिटेट हो गए। ये कहकर उसने हल्के से अपने होठों को छुआ। अपने होठों को टच करते हुए उसके चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल आ गई। उसने इस किस को कितना ज्यादा मिस किया था, आज फाइनली वो विध्वंस के इतने करीब गई। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट थी, लेकिन तभी उसके दिमाग में कुछ आया और उसने खुद से कहा, क्या मुझे मिस्टर विध्वंस के लिए मुझे कुछ करना चाहिए? शायद हाँ, क्योंकि उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया है और मुझे भी उनके लिए कुछ ना कुछ करना होगा। ये सब सोचते हुए अब वो बेड पर लेट गई। उसने पीहू को अपने सीने से लगाया और कुछ ही देर में उसे नींद आ गई। इधर विध्वंस कॉल पर सीरियस आवाज में बोला, मुझे उनसे कोई डर नहीं है, अगर उन्हें पता चल रहा है तो उन्हें पता चलने दो। उधर से आवाज आई, ओके बॉस, जैसा आप चाहे। इधर से विध्वंस ने दांत पीसकर कहा, और एक बात, जल्द से जल्द उस इंसान को मेरे सामने लेकर आओ और इन सब के पीछे जो और भी 2 इंसान है उनका भी सच मेरे सामने लेकर आओ। तुम सबके पास बहुत कम वक्त है और अगर जल्द से जल्द ये काम नहीं हुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा।
इसी के साथ उसने गुस्से से कॉल कट कर दिया और वो वापस अंदर आया, लेकिन जब वो अंदर आया उस वक्त अमानत सो चुकी थी। जिसे देखकर विध्वंस गुस्से से बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बिना मेरे परमिशन के सोने की। ये कहकर वो नीचे झुका जैसे उसे जगाने के लिए आगे बढ़ा। उसके मासूम से चेहरे को देखकर वो एक पल के लिए रुक गया। वो उसे ध्यान से देखने लगा और बोला, मुझे समझ नहीं आ रहा है, मैं तुम पर गुस्सा दिखाऊं या तुम्हारे इस मासूम से चेहरे को देखकर तुम्हें छोड़ दूं। तुम दुनिया की पहली ऐसी लड़की हो जो मेरे पत्थर दिल को पिघला सकती हो। ये कहते हुए उसने गहरी सांस लिया और फिर वो वहां से सीधे बाहर की तरफ निकल गया। अगली सुबह मल्होत्रा हाउस में इस वक्त प्रणय सुबह सुबह ही सोफे पर बैठे गेट की तरफ देख रहे थे। तभी वहां पर अभिराज आते हुए बोला, क्या हुआ डैड, आप सुबह सुबह किसका इंतजार कर रहे हैं। इसके जवाब में प्रणय ने कहा, क्या तुमसे मैंने बताया नहीं था कि आज अमानत घर पर रहने के लिए आ रही है। ये सुनकर अभिराज के एक्सप्रेशंस बदल गए, लेकिन उसने दूसरे ही पल कहा, फिर तो मुझे भी उसका इंतजार करना चाहिए। ये कहकर वो वहीं पर बैठ गया। उसकी ये बात सुनकर प्रणय ने कहा, क्या तुम ऑफिस नहीं जाना चाहते। इसके जवाब में अभिराज ने कहा, मैं क्यों जाऊं ऑफिस, वो मेरी भी तो बहन है और मैं उसका इंतजार करूंगा। ये सुनकर प्रणय ने हंसकर कहा, हाँ ये भी अच्छी बात है, हम दोनों मिलकर उसका इंतजार करेंगे और वो बहुत खुश होगी। ये सुनकर अभिराज भी मुस्कुरा दिया और बोला, सच कहूं तो मैं भी अपनी बहन को वापस पाकर बहुत ज्यादा खुश हूं। अब मैं जल्द से जल्द उसे घर में देखना चाहता हूं और मैं वादा करता हूं कि इस बार उसे मैं दुनिया की सारी खुशियां दूंगा, लेकिन अभी अब दोबारा से कभी उसके साथ जबरदस्ती करने के बारे में मत सोचिएगा। उसकी ये बात सुनकर गुस्से के साथ प्रणय ने कहा, आखिर तुम मुझे समझते क्या हो। क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं उसकी जिंदगी बर्बाद करता हूं। ये सुनकर अभिराज ने कहा, ऑफ कोर्स आपने उसकी जिंदगी बर्बाद ही किया है, क्योंकि आपने हमेशा से उसकी खुशियों को नहीं देखा बल्कि दूसरे लोगों पर यकीन किया। ये सुनकर प्रणय ने फिर से गुस्से के साथ कहा, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो। मुझे पता है कि मेरी विराज से उसकी शादी करवाना मेरी दुनिया की सबसे बड़ी गलती थी, लेकिन जैसे ही मुझे उसका सच पता चला मैंने अपनी गलती सुधार ली और अब मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला। अब मैं जिंदगी भर उसे सिर्फ और सिर्फ खुश रखूंगा। उनकी ये बात सुनकर अभिराज ने कुछ नहीं कहा और वो भी गेट की तरफ देखने लगा, लेकिन इंतजार करते करते अब आधे घंटे बीत चुके थे, पर अमानत का कहीं कोई अता पता नहीं था। ये देखकर अब प्रणय को कुछ समझ नहीं आया। उसने ना समझी में कहा, आखिर अमानत अभी तक आई क्यों नहीं। उसने तो कहा था कि वो सुबह ही राव्या के घर से निकल जाएगी और यहाँ पहुंच जाएगी। उसने तो मुझे लेने आने से भी मना कर दिया था, मैंने ही गलत किया, मुझे खुद ही उसे लेने जाना चाहिए था। उसकी ये बात सुनकर अभिराज ने कहा, रुकिए मैं राव्या के पास कॉल करता हूँ, उससे पूछ लेता हूँ कि आखिर वो कहाँ है। ये सुनकर प्रणय ने अपना सर हिला दिया। उसके बाद अभिराज ने राव्या के पास कॉल डायल किया, लेकिन उधर से जब राव्या ने कॉल पिक किया तो उसकी नींद भरी आवाज आए और उसने कहा, अभिराज तो आखिरकार तुम मेरे पास वापस लौट ही आए। तुम्हें एहसास हो गया कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। फाइनली तुम आ गए, आई मिस यू अभिराज, आई रियली मिस यू। उसकी ये बात सुनकर गुस्से के साथ अभिराज ने कहा, स्टॉप इट, ये क्या बकवास कर रही हो तुम। मैंने यहाँ तुमसे सिर्फ और सिर्फ अमानत के बारे में पूछने के लिए कॉल किया है। ये सुनकर राव्या की नींद खुल गई और उसने चिढ़कर कहा, क्या अमानत अभी तक घर नहीं पहुंची। ये सुनते ही अभिराज के भाव बदल गए। उसने गुस्से के साथ कहा, व्हाट डू यू मीन, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, वो तो तुम्हारे यहाँ थी ना। राव्या की भी अब नींद पूरी तरह से खुल गई थी। वो भी अब बेड पर उठकर बैठ गई और बोली, व्हाट, आखिर ये तुम क्या कह रहे हो। वो तो कल ही यहाँ से चली गई थी, मुझे लग रहा था कि वो अब तक पहुंच भी गई होगी। उसने तो मेरे पास एक बार भी कॉल भी नहीं किया, तो मुझे तो यही लगा कि पता नहीं वो मुझे भूल तो नहीं गई। लेकिन उसकी सारी बातें सुनकर अब अभिराज गुस्से से अपनी जगह से उठकर बोला, अगर वो कल से ही घर आने के लिए निकली है तो अभी तक पहुंची क्यों नहीं। उसकी ये बात सुनकर अब राव्या ने भी घबराते हुए कहा, मुझे तो इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, वो रास्ते में कहीं किडनैप तो नहीं हो गई। किडनैपिंग का नाम सुनकर अब अभिराज के भी भाव पूरी तरह से बिगड़ गए। इधर प्रणय जो उसकी बातें सुन रहे थे, वो भी ना समझी में बोले, क्या हुआ, कहाँ है अमानत। इसके जवाब में अभिराज ने अब कॉल कट कर दिया और गुस्से से बोला, वो कल से यहाँ आने के लिए निकली है लेकिन अभी तक पहुंची नहीं।
इस राव्या के अंदर बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम की चीज नहीं है, आपको कल ही उसे लेने के लिए खुद जाना चाहिए था, या फिर आप मुझे बोल देते मैं उसे पिक करके के आता, लेकिन आपने उस राव्या के सहारे उसे छोड़ दिया। आपको पता है वो कल से घर से निकली है, लेकिन वो रास्ते में ही किडनैप हो गई है, क्योंकि अभी तक उसकी न्यूज हम तक नहीं पहुंची। ये सुनते ही अप्रणय के भी होश उड़ गए और वो तुरंत घबराते हुए बोले, क्या ये तुम क्या कह रहे हो? क्या अभी तक अमानत का कुछ अता पता नहीं है? हे भगवान, इंडिया आने के बाद फिर से मेरी बच्ची के साथ बुरा होने लगा। सच में मेरी गलती है, मुझे कल उसे लेकर आना चाहिए था। मैं कितना लापरवाह बाप हूं। वो क्या सोचेगी मेरे बारे में? ये कहते हुए प्रणय की आंखों में फिर से आंसू आ गए, क्योंकि इतने वक्त बाद अमानत उनसे मिलने आ रही थी, पर एक बार फिर से वो उनसे दूर हो गई थी। अब अभिराज गुस्से से वहां से बाहर जाने लगा और बोला, जिस किसी ने भी अब मेरी बहन को तकलीफ पहुंचाने की कोशिश की होगी या उसे किडनैप करने की कोशिश की होगी, मैं उसे इंसान को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि 2 साल पहले भी किसी ने उसके साथ साजिश करने की कोशिश की थी और इस बार भी उसके साथ कोई ना कोई साजिश कर रहा है। फिर इसके पीछे चाहे जो कोई भी हो, मैं उसकी जिंदगी तबाह कर दूंगा और बहुत जल्द अपनी बहन को वापस इस घर में लेकर आऊंगा। ये सुनकर प्रणय एक सेकंड के लिए चुप हो गए, लेकिन वो अभिराज के पीछे जाते हुए बोला, अभिराज रुको, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। मुझे भी अपनी बेटी को ढूंढना है। इतने सालों बाद वो इंडिया वापस आए, मुझे उसके जीने की खबर मिली, लेकिन फिर से उसका किसी घटिया इंसान ने किडनैप कर लिया। मुझे तो लगता है कि जरूर ये सब कुछ मेरे दुश्मन ने किया होगा, लेकिन मुझे इस बात का भी डर है कि कहीं ये सब कुछ इस विध्वंस धनराजगिर ने तो नहीं किया है। जैसे ही अभिराज ने विध्वंस धनराजगिर का नाम सुना, अचानक से उसके चलते कदम रुक गए और दूसरे पल उसके हाथों की मुट्ठियां कसकर बंद हो गई। प्रणय ने जैसे ही विध्वंस धनराजगिर का नाम लिया, अभिराज के चलते कदम रुक गए। उसने गुस्से के साथ कहा, क्या आपको पूरा यकीन है कि उस इंसान ने ही ये सब कुछ किया होगा? प्रणय ने गुस्से के साथ कहा, जब वो 2 साल पहले मेरी बेटी को मार सकता है, तो तुम्हें क्या लगता है वो इंडिया आए, क्या उसे पता नहीं चलेगा? मुझे पूरा यकीन है जरूर उसने ही कुछ ना कुछ किया होगा। ये सुनकर अब अभिराज ने दांत पीसकर कहा, अगर इन सब के पीछे विध्वंस धनराजगीर है तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि 2 साल पहले उसने मेरी बहन के साथ जो किया उस बदले की आग में मैं अभी भी जी रहा हूं। अब उसका कत्ल मैं करूंगा। इसी के साथ वो वहां से चला गया और प्रणय उसकी बात बस सुनते रह गए। आखिर में उसने खुद से कहा, हाँ मुझे शक है ये सब विध्वंस ने किया होगा। मुझे विध्वंस से एक बार बात करनी होगी, मुझे पूछना होगा कि क्या वाकई मेरी बेटी इस वक्त उसके पास है, क्योंकि अमानत का फोन नहीं लग रहा है। काश अमानत खुद मेरे पास एक बार फोन कर दे कि वो सही सलामत है या नहीं, लेकिन अगर विध्वंस ने उसे कैद कर लिया होगा तब वो कहां से करेगी? ये सब सोचते हुए उन्होंने अपने फोन को उठाया और किसी के पास कॉल डायल कर दिया। इधर दूसरी तरफ विला के अंदर इस वक्त अमानत गहरी नींद में सो रही थी, जब उसे शॉवर चलने की आवाज सुनाई दी और अंदर से पीहू के गिगलिंग करने की आवाज सुनाई दी, जिसे सुनकर अमानत की आंखें धीरे धीरे खुलने लगी। उसने जब अपनी आंखें खोली तो उबासी लेते हुए बोली, मेरे बिना पीहू शॉवर कैसे ले रही है? लेकिन तभी उसे याद आया और उसने मुंह बनाकर कहा, कैसे नहीं लेगी, अब तो उसके पास उसके डैडी है, तो उसे मम्मा की क्या जरूरत? ये कहकर वो बेड से उतरी और सीधे वॉशरूम की तरफ जाने लगी। वो वॉशरूम में आए और गेट पर खड़ी हो गई, लेकिन जब अंदर के नजारे को उसने देखा तो उसके चेहरे पर एक स्माइल आ गई। इस वक्त छोटे से मिनी बाथटब के अंदर नन्ही सी पीहू बैठी हुई थी और विध्वंस अपने हाथों की स्लीव्स को फोल्ड किया उसके करीब बैठा उसे अपने हाथों से बात दिलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पीहू नहाने से ज्यादा इस वक्त विध्वंस को परेशान कर रही थी। वो अपने छोटे छोटे हाथ पैर को उस पानी में छप छप करके विध्वंस के ऊपर डाल रही थी, जिस वजह से विध्वंस बार बार उसे घूर रहा था और उसके हाथों को जबरदस्ती पकड़ रहा था, लेकिन उसके छोटे छोटे हाथ पैर बहुत ज्यादा एक्टिव थे और वो इधर से उधर पूरे वॉशरूम घूम रही थी, जिससे विध्वंस के कपड़े भी गीले हो गए थे। लेकिन विध्वंस के चेहरे पर हल्की सी स्माइल बरकरार थी। लेकिन तभी पीहू ने एक जोरदार छपाक पानी में किया, जिससे पूरा पानी विध्वंस के चेहरे पर चला गया और दूसरी पल मासूम सी पीहू अपनी टुकुर टुकुर नजरों से विध्वंस को देखने लगी, क्योंकि विध्वंस के एक्सप्रेशन पूरी तरह सीरियस हो गए थे। पीहू की आंखों में विध्वंस को देखकर डरा गया था। उसने धीरे से अपनी नन्ही उंगली अपने मुंह में डाल दी और मासूमियत से बोली, डैडी सॉली सॉली पीयू सॉली है। अमानत भी ये सब कुछ देखकर ना समझी में विध्वंस को देखने लगी।
उसने मन ही मन कहा, लगता है मुझे पीहू को समझाना होगा कि वो मिस्टर विध्वंस के साथ ऐसे बिहेव ना करे, क्योंकि उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं कोई उनके साथ ऐसा करता है, और कहीं इन सब की वजह से मिस्टर विध्वंस पीहू से नाराज ना हो जाए। ये सब कुछ सोचकर वो अभी कुछ कह पाती उससे पहले ही विध्वंस की मुस्कुराहट उसके कानों में गई, जिसे देखकर अमानत हैरान हो गई, और वही पीहू जो अपना सर छोटा सा नीचे झुका चुकी थी उसके भी एक्सप्रेशंस बदल गए और उसके चेहरे पर भी खिलखिलाहट आ गई। वो अपने दोनों हाथों से जोर जोर से तालियां बजाने लगी और खिलखिलाने लगी। विध्वंस नीचे झुका और उसे अपने गोद में उठाकर उसे बेडरूम में लपेटकर बोला, आप मेरे साथ चाहे जो करो, मैं कभी आपसे नाराज नहीं होऊंगा, क्योंकि आप मेरी बेटी हो, मेरी जान हो, मेरा गुरूर, मेरा घमंड हो। ये सुनते बहुत ही प्यार से पीहू उसके सीने में घुस गई, और वही अमानत मुस्कुराते हुए बोली, लगता है कुछ ज्यादा ही प्यार हो गया आप दोनों बाप बेटी में। उस आवाज को सुनकर विध्वंस के नजरें उस पर चली गई, और वही पीहू भी टुकुर टुकुर अमानत को घूरने लगी, लेकिन उसने फिर से उसने अपना चेहरा छुपा लिया, जिसे देखकर अमानत का मुंह बन गया, और उसने कहा, आखिर मुझसे क्या प्रॉब्लम हो गई है तुम्हें? इसके जवाब में विध्वंस उसे लेकर बाहर निकलते हुए बोला, क्योंकि शायद वो अभी सिर्फ और सिर्फ अपने डैडी से बात करना चाहती है, और डैडी के साथ ही ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करना चाहती है, तुम्हें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। ये कहकर वहां से उसे लेकर बाहर चला गया, लेकिन अमानत पीछे उसके पीछे आती हुई मुंह बनाकर बोली, मिस्टर विध्वंस, क्या आपने कभी मुझे ऐसे प्यार से ट्रीट किया? ये सुनकर विध्वंस के कदम रुक गए और उसके चेहरे पर एक तिरछी मुस्कुराहट आ गई। उसने कुछ नहीं कहा और वो पीहू को बाथरूम में ही बेड पर सुलाते हुए बोला, पहले आप सुबह गार्डन में खेलने गई, उसके बाद मैंने आपको शॉवर दिलाया, इसलिए अभी आप थोड़ी देर के लिए सो जाओ। उसके बाद मैं आपको रेडी करूंगा, क्योंकि इसके पहले आपकी मम्मा को शायद मेरी जरूरत है। ये सुनकर पीहू के चेहरे पर छोटी सी स्माइल आ गई, लेकिन अमानत ने जब ये सुन तो उसे कुछ समझ नहीं आया। उसने नासमझी में कहा, व्हाट डू यू मीन, आपके कहने का मतलब क्या है? ये सुनकर विध्वंस बस हल्के से मुस्कुरा दिया और पीहू को ब्लैंकेट से कवर करके उसके माथे पर किस करके बोला, अब आप सो जाओ। पीहू शॉवर लेने से और सुबह गार्डन में खेलने से बहुत थक गई थी, इसलिए वो कुछ ही देर में सो गई। इधर अमानत अभी भी नासमझी में खड़ी थी, लेकिन तभी वो विध्वंस से बोली, मिस्टर विध्वंस, आखिर आपके कहने का मतलब क्या था? तभी विध्वंस उसकी तरफ मुड़ा और उसके पास अपने कदम बढ़ाकर बोला, सिर्फ बताने में मजा नहीं आएगा, जितना प्रैक्टिकल करने में मजा आएगा। प्रैक्टिकल करने की बात सुनकर अमानत का अब दिल जोरों से धड़कने लगा। उसे कहीं ना कहीं कुछ समझ आ गया था, लेकिन उसने दूसरे ही पल कहा, मिस्टर विध्वंस, देखिए, मुझे लगता है कि आप गलत सोच रहे हैं। ये कहकर वो अपने कदम पीछे लेने लगी, लेकिन विध्वंस उसके करीब आया और उसे कमर से पकड़कर बोला, तुमने अभी शिकायत की कि मैं तुम्हें कभी प्यार से ट्रीट नहीं करता, तो मैं तुम्हारी शिकायत दूर करना चाहता हूँ। ये सुनकर अमानत ने अपना सर ना में हिला दिया और कहा, नहीं नहीं, मुझे कोई शिकायत दूर नहीं करवानी, मैं जैसी हूँ बिल्कुल ठीक हूँ, आप अभी के लिए मुझसे दूर हो जाए। ये कहकर वो उससे दूर होने लगी, लेकिन तभी विध्वंस उसे अपनी बाहों में उठा लिया। ये देखकर अब अमानत और भी ज्यादा हैरान हो गई। उसने तुरंत कहा, ये आप क्या कर रहे हैं? प्लीज नीचे उतारिए, मुझे मुझे फ्रेश होने जाना है, और अभी मैंने डैड से भी नहीं बताया कि मैं यहाँ पर हूँ, वो मेरे लिए परेशान हो रहे होंगे, और मुझे अभी राव्या को भी कॉल करना है। उन सबको मुझे बताना पड़ेगा, कहीं वो ये गलत ना समझे कि मेरा किसी ने किडनैप कर लिया। उसकी ये बात सुनते ही विध्वंस की भौहें तन गई। उसने कहा, एक्चुअली मैं तुम्हारा किडनैप ही हुआ था, क्या तुम भूल गई? ये सुनकर अब अमानत के दिमाग में फिर से वो पल आने लगे। तभी उसने नासमझी में कहा, हाँ ये तो मुझे पता है, लेकिन मुझे अभी तक ये समझ नहीं आया कि आखिर ये सब कुछ किसने किया होगा। क्या आपको पता चला? इसके जवाब में विध्वंस ने गुस्से के साथ कहा, मुझे बहुत कुछ पता है, लेकिन अभी मैं तुम्हें वो बताना नहीं चाहता। तुम्हें अभी के लिए सिर्फ और सिर्फ हम पर ध्यान देना चाहिए, दुनियादारी पर नहीं, क्योंकि वो सब कुछ मैं संभाल लूंगा। ये कहकर वो सीधे उसे वॉशरूम के अंदर लेकर जाने लगा, लेकिन तभी अमानत ने कहा, मिस्टर विध्वंस, आखिर आप करना क्या चाहते हैं? मैंने कहा ना, प्लीज रुक जाए, मुझे अभी अपने डैड से बात करनी है। लेकिन विध्वंस ने उसे घूरते हुए कहा, तुम अपने डैड से बाद में भी बात कर सकती हो, अभी मैं तुम्हारी शिकायत दूर करना चाहता हूँ। ये सुनकर अब अमानत ने मन ही मन खुद पर ही गुस्सा करते हुए कहा, पता नहीं क्या सोचकर मैं इन बाप बेटी से जेलस फील करने लगती हूँ। आखिर बाद में मैं ही फंस जाती हूँ।
मिस्टर विध्वंस मुझे तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक कि वो पूरी तरह से सेटिस्फाइड नहीं हो जाते, लेकिन अब मैं क्या करूं? वो यही सब बड़बड़ाए जा रही थी, लेकिन उसके बड़बड़ाने का कोई मतलब नहीं निकला। विध्वंस उसे लेकर वॉशरूम के अंदर चला गया और वॉशरूम का दरवाजा अंदर से बंद हो गया। इधर दूसरी तरफ तियारा इस वक्त कॉलेज में अपना लेक्चर अटेंड कर रही थी, तभी उसके फोन पर कुछ मैसेज आने लगे और मैसेज को जब उसने देखा तो उसके भाव बदल गए। उसने दूसरे ही पल चिका कहा, इस अभिराज को चैन नहीं है। जब देखो तब मुझे परेशान करता रहता है। जब मैंने कह दिया है कि अब हमारा कोई लेना देना नहीं है, तब ये क्यों इस तरह जबरदस्ती कर रहा है? आखिर अब मैं इसे कैसे समझाऊं? ये कहते हुए उसने उस मैसेज को इग्नोर कर दिया जो अभिराज ने किया था, लेकिन तभी फिर से नोटिफिकेशन आया। हालांकि उसने फोन वाइब्रेट पर कर रखा था, जिस वजह से क्लास को नहीं पता चल रहा था, लेकिन उसे समझ आ रहा था। आखिर में उसने फोन उठाया और नीचे झुककर कुछ मैसेज टाइप करने लगी। मैसेज टाइप करते वक्त उसके चेहरे पर एक साथ मुस्कुराहट थी। उसने कहा, अभिराज मल्होत्रा, अब इस मैसेज से तुम्हारे अंदर जो आग लगेगी उसे तुम चाह कर भी बुझा नहीं पाओगे। ये कहते हुए वो मुस्कुराए और फिर वापस अपना लेक्चर पर ध्यान देने लगी। लेकिन इधर कार में मौजूद अभिराज के फोन पर जब फोन नोटिफिकेशन वाला मैसेज आया और उसने जब उस फोटो को देखा तो उसके एक्सप्रेशंस पूरी तरह डार्क हो गए और वो गुस्से से अपना फोन जमीन पर पटक कर चिल्लाते हुए बोला, तुमने ये ठीक नहीं किया। इसके लिए मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा और अब मैं तुम्हारे साथ वो करूंगा जो तुमने सोचा नहीं होगा। इसी के साथ उसके चेहरे पर भी एक अलग एक्सप्रेशंस आ गए। दोपहर का वक्त था। इस वक्त पैलेस में अमानत पीहू के साथ खेल रही थी। हाल में विध्वंस भी बैठा लैपटॉप में काम कर रहा था और वो बार बार पीहू को देखकर भी मुस्कुरा रहा था, क्योंकि वो एक छोटी सी बॉल के पीछे बहुत ही क्यूटली अपने नन्हे नन्हे कदमों से भागने की कोशिश कर रही थी। पर अभी वो ठीक से चल नहीं पाती थी, जिस वजह से वो बार बार गिर जाती थी और गिर जाने पर वो बॉल को देखकर मुंह फुला लेती और अपने मुंह में नन्ही उंगली डाल लेती, जिसे देखकर अमानत भी मुस्कुरा देती और फिर वो खुद ही उसके पास वो बॉल ला कर देती। अभी वो दोनों खेल ही रहे थे कि तभी पीहू का मन भर गया। इसलिए वो जमीन से उठी और वो अपने नन्हे नन्हे कदमों से विध्वंस के तरफ जाने लगी। अमानत उसे विध्वंस के पास जाते देख नासमझी में बोली, पीहू बेबी, क्या हुआ? क्या आपको अब और नहीं खेलना? पीहू ने अपना छोटा सिर ना में हिला दिया और वो अपने छोटे छोटे कदमों से फिर से चलने लगी। अमानत की नजर उसके पैर पर गई। उसके पैर को देखकर उसे कुछ याद आया और उसने विध्वंस से कहा, मिस्टर विध्वंस, क्या आप पीहू के लिए एक चीज ला कर देंगे? ये सुनकर विध्वंस जो लैपटॉप में काम कर रहा था वो अपनी भौहें चढ़ाकर बोला, ऐसी किस चीज की कमी हो गई मेरी बेटी के पास जो तुम मुझसे मांग रही हो? जहां तक मुझे पता है मैंने उसके लिए यहाँ पर सब कुछ ऑलमोस्ट स्टो करवा दिया है। ये सुनकर अमानत ने अपना सिर नामे हिलाया और वो विध्वंस के पास सोफे पर आकर बैठते हुए बोली, मिस्टर विध्वंस, मैं खिलौनों की या कपड़ों की बात नहीं कर रही हूँ, बल्कि आप सबसे पहले अपनी बेटी के छोटे छोटे पैर देखिए, उसके पैर कुछ सूने सूने नहीं लग रहे हैं। ये सुनकर विध्वंस अब पीहू के पैर को देखा जो अब उसकी तरफ ही आ चुके थे और पीहू विध्वंस के पास पहुंचते ही अपने छोटे से हाथ को ऊपर उठा दी और बहुत ही क्यूटली बोली, डैडी डैडी गोदी गोदी। इसके जवाब में विध्वंस ने उसे अपने गोद में ले लिया और अमानत को घूरते हुए बोला, मैं तुम्हारी बात अभी भी समझ नहीं पाया, क्या तुम साफ साफ बताओगी? तभी अमानत ने मुस्कुराकर कहा, एक्चुअली मुझे अपनी छोटी सी डॉल के लिए 2 अंकलेट्स चाहिए। उद्धरण चिन्ह। अंकलेट्स का नाम सुनकर विध्वंस की भौहें चढ़ गई। उसने उसे घूरते हुए कहा, व्हाट? लेकिन तुम्हें ये क्यों चाहिए? इसके जवाब में अमानत ने कहा, क्योंकि मैं उसे अपनी बेटी के पैरों में पहनाना चाहती हूँ, जिससे जब वो ऐसे धीरे धीरे चले तो वो शोर करे और शोर से उसके डैडी परेशान हो और वो अपने काम में डिस्टर्ब हो जाए। उद्धरण चिन्ह। ये कहकर वो हंसने लगी। तो वही फिर विध्वंस ने जब उसकी सारी बातें सुनी वो उसे घूर कर देखने लगा और बोला, तो तुम इसलिए एनकलेट्स मुझसे चाहती हो, राइट? तो अमानत ने हंसते हुए अपना सर हाँ में हिला दिया। लेकिन तभी विध्वंस पीहू को देखकर गहरी सांस लेकर बोला, प्रिंसेस, क्या आपको एनकलेट्स पहनने हैं? उद्धरण चिन्ह। ये कहकर उसने उसके छोटे से पैर को अपने दोनों हाथों में पकड़ लिया और उस पर किस किया। पीहू किस करने से खिलखिलाकर हंसने लगी और वो पता नहीं क्या समझी, उसने अपना छोटा सा सर जोर जोर से हाँ में हिला दिया। ये देखकर अमानत ने मुस्कुराकर कहा, अब तो आपकी प्रिंसेस ने भी कह दिया है कि उसे एनकलेट चाहिए। अब प्लीज आप उसके लिए जल्द से जल्द लेकर आइए।
मैं उसके पैरों में पहनाना चाहती हूँ, जिससे जब वो इस तरह से चले तो पूरे घर में शोर हो, और जो ये खालीपन हमेशा महसूस होता है वो उसके पायलों के शोर से भर जाए। उसकी ये बात सुनकर आंखों में विध्वंस ने कहा, ऑलराइट, मैं तुम्हारे इस विश को पूरी करूंगा। उद्धरण चिन्ह। अमानत के चेहरे पर प्यारी सी स्माइल आ गई। लेकिन तभी विध्वंस का फोन बजने लगा। फोन रिंग की आवाज से विध्वंस के चेहरे पर फ्रस्ट्रेशन आ गया। उसने गुस्से के साथ कॉल उठाया और बोला, अगर कॉल इंपॉर्टेंट नहीं हुई तो मैं सबको छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि जब कोई मेरे फैमिली मोमेंट्स को डिस्टर्ब करता है मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। उद्धरण चिन्ह। विध्वंस की ऐसी बात सुनकर अमानत ने तुरंत विध्वंस को शांत करते हुए कहा, मिस्टर विध्वंस, आई थिंक कोई जरूरी काम होगा, क्योंकि आपके पास ऐसे बेवजह के कॉल नहीं आते, इसलिए प्लीज आप शांति से कॉल पिक कीजिए। वैसे भी पीहू के अब सोने का वक्त हो गया है, आप उसे मुझे दीजिए। ये कहकर उसने पीहू को अपने गोद में उठाया और उसे लेकर ऊपर चली गई। तो वहीं विध्वंस ने गुस्से के साथ कॉल पिक किया तो उधर से आवाज आई, बॉस। उस शख्स का पता चल चुका है, और वो कोई और नहीं बल्कि। इसके आगे उस शख्स ने जो कुछ भी कहा, उसे सुनते ही विध्वंस के एक्सप्रेशन पूरी तरह से काले पड़ गए। उसने अपने हाथों की कसकर मुट्ठियां बनाते हुए कहा, क्या तुम सच कह रहे हो? और क्या इस बात में पूरी सच्चाई है? मुझे इसका प्रूफ भी चाहिए। उस शख्स ने कहा, जी सर, बहुत जल्द आपके पास प्रूफ भी पहुंच जाएगा। विध्वंस ने कॉल कट कर दिया और अब खुद से बोला, तो फाइनली मुझे पता चल ही गया इन सब के पीछे कौन है, और बस तुम इंतजार करो मैं कैसे तुम तक पहुंचता हूं। ये कहते हुए वो अपनी जगह से उठा और वहां से बाहर निकल गया। इधर अमानत पीहू को सुलाने लगी। कुछ देर में जब पीहू सो गई तो अमानत ने अपना फोन उठाया और खुद से बोली, मुझे शायद डैड के पास एक बार कॉल करके उन्हें बता देना चाहिए कि वो मेरी फिक्र ना करें। मैं बिल्कुल सही सलामत हूँ, क्योंकि मुझे पता है वो इस वक्त मेरे लिए बहुत परेशान हो रहे होंगे। उद्धरण चिन्ह। ये सोचते हुए उसने प्रणय के पास कॉल डायल कर दिया। उधर कुछ ही पलों में प्रणय ने कॉल भी पिक कर लिया। कॉल पिक होते ही अमानत कुछ कह पाती उससे पहले उधर से प्रणय ने घबराते हुए कहा, बेटा सच सच बताओ कहाँ हो तुम? देखो मुझसे झूठ बोलने की कोशिश मत करना, क्योंकि पहले ही मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ, और अगर तुमने मुझसे झूठ बोलने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जरूर तुम्हें उस विध्वंस धनराज गिर ने किडनैप किया है ना? तुम उसकी कैद में हो ना? मैं अभी के अभी वहां आ रहा हूं, तुम मुझे अपना एड्रेस दो। मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। तुम अपने बाप पर भरोसा रखो, क्योंकि तुम्हारे साथ 2 साल पहले तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ था उसके बाद अब मैं कोई भी रिस्क नहीं लूंगा। उद्धरण चिन्ह। उनकी लगातार ये सारी बातें सुनकर अमानत ने उन्हें शांत करते हुए कहा, डैडी पहले आप शांत हो जाए। मैं बिल्कुल ठीक हूं, आप गलत समझ रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर उधर से प्रणय फिर कुछ पल के लिए चुप हुआ, लेकिन दूसरे पल गुस्से के साथ बोला, ये तुम क्या कह रही हो? उस विध्वंस धनराजगिर ने तुम्हें किडनैप किया और तुम कह रही हो कि तुम बिल्कुल ठीक हो? क्या तुम भूल गई 2 साल पहले उसने तुम्हें मारने की कोशिश की थी, और अब वो 2 साल बाद तुम्हें फिर से नुकसान पहुंचाएगा, क्योंकि उसे पता जो चल गया कि तुम जिंदा हो। लेकिन उसे कैसे पता चला? तुमने तो कहा था कि तुम सीधे मेरे पास आओगी। ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुम्हें उसे कुछ भी नहीं बताना चाहिए था, और अगर ऐसी कोई बात थी तो तुम सीधे मुझे बताती। अमानत को अब समझ नहीं आया कि वो क्या जवाब दे, क्योंकि प्रणय कुछ भी सुनने या समझने को तैयार ही नहीं थे, और उससे प्रणय को अभी के लिए समझाना था, क्योंकि वो विध्वंस को गलत समझ रहे थे, और अब वो विध्वंस को और भी ज्यादा गलत नहीं ठहरा सकती थी। जिस वजह से उसने आखिर में मुस्कुराकर कहा, डैडी देखिए पहले आप शांत हो जाए। आप मिस्टर विध्वंस के बारे में गलत सोचते हैं। उन्होंने 2 साल पहले मुझे मारने की कोशिश नहीं की थी, बल्कि वो तो कोई और था जो इन सब के पीछे है, और अभी भी नकाब ओढ़े बैठा हुआ है, और उसका सच मुझे जल्द से जल्द जानना है। इसमें मुझे आपकी हेल्प चाहिए होगी, इसलिए मैंने आपके पास कॉल किया है। आप मेरी फिक्र करना बंद कर दीजिए। उद्धरण चिन्ह। ये सारी बातें सुनते ही अब प्रणय के एक्सप्रेशंस बदल गए। प्रणय ने दूसरे पल गुस्से के साथ कहा, व्हाट? ये तुम क्या कह रही हो? कौन है वो? क्या तुम सच कह रही हो? नहीं, मुझे तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं है। वो जरूर विध्वंस धनराजगीर है। वो तुम्हारे साथ खेल खेलने की कोशिश कर रहा है। तुम बहुत मासूम हो और वो तुम्हारी मासूमियत का फायदा उठा रहा है।
उसे ऐसा लगता है कि वो तुम्हारे साथ खेल खेलेगा और मैं ऐसा होने दूंगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। बल्कि अब मैं उसे अच्छा सबक सिखाऊंगा। उद्धरण चिन्ह। ये कहते हुए वो काफी ज्यादा गुस्से में लग रहा था। लेकिन तभी अमानत ने अब गुस्से के साथ कहा, डैडी प्लीज। अब अगर आपने मिस्टर विध्वंस के खिलाफ कुछ भी कहा या कुछ भी उनके बारे में गलत सोचा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्या आपको मेरी बात समझ नहीं आ रही? मैं आपसे कह रही हूं ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसलिए प्लीज आप इस तरह से फ्रस्ट्रेटेड होना बंद कर दीजिए। उद्धरण चिन्ह। जैसी ही अमानत ने ये कहा, अचानक से फिर से प्रणय बिल्कुल चुप और हैरान रह गया। क्या है असली सच? वेल गाइस, बैठो, कौन है असली कातिल? 1. अभिराज। 2. विराज। 3. पुरोहित। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको यह स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।